Hello everyone, welcome back to Omega Online. My name is Ashish Rathore and today I discuss about full syllabus test Lakshya 5. तो बच्चों, how about the test? कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? उम्मीद है अच्छा ही गया होगा. स्टार्ट करते हैं फिर. चलिए फिर शुरू करते हैं. फटाफट जुड़ जाइए. Question number 1. Which of the given cell organelle do not contain DNA? अच्छा, सेल ऑर्गेनेल है तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, है ना. इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं. इनके पास खुद का डीएनए होता है ना. खुद का डीएनए होता है इनके पास. इसके पास भी डीएनए खुद का, इसके पास भी डीएनए खुद का. और नॉट ओनली डीएनए, इनके पास खुद का 70S राइबोसोम भी होता है ना. 70S राइबोसोम होगा तो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस भी कर लेंगे. तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद से डुप्लीकेट कर लेंगे, मतलब बाइनरी फिजन के द्वारा डुप्लीकेट कर लेंगे और अपनी खुद की प्रोटीन भी बना सकते हैं. लेकिन सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं, फुली ऑटोनोमस क्यों नहीं कहते हैं इनको? वो इसलिए क्योंकि ये प्रोटीन बना तो ली, लेकिन जो उनकी प्रोटीन जो बनी है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, फंक्शनल प्रोटीन नहीं होती. फंक्शनल मतलब एंजाइमेटिक प्रोटीन नहीं होती है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस. अब बस एक ही फंक्शन जो कमी है, कौन सी फंक्शन? जो प्रोटीन बनी है वो एंजाइमेटिक नहीं होती, मतलब फंक्शनल प्रोटीन नहीं होती. अगर ये काम कर पाते तो ये फुली ऑटोनोमस कहते हैं और इसे किसी सेल की जरूरत नहीं पड़ती. ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो खुद का डीएनए है और बाकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास डीएनए नहीं होता, खुद का लाइसोसोम के पास भी नहीं होता है. कह रहा है डू नॉट कंटेन डीएनए, तो सी एंड डी, है ना. तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो याद रखिएगा ये दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल हैं. सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर. इसका हो गया. अच्छा, इसको साइड है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following given chromosome appear L-shaped, है ना. L-shaped during anaphase. देखो आपकी ये सेल होती है, ठीक. अब यहाँ पे आपके जो आपके क्रोमोसोम है इक्वेटर पे ऐसा लगे रहते हैं, ठीक. यहाँ पे लगे रहते हैं. यहाँ पे सेंट्रियोल से निकले स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है. अब क्या होता है एनाफेज में, क्या होता है यहाँ से स्प्लिटिंग होगी और ये आपके क्रोमोसोम में अपोजिट साइड पे, अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे, है ना. कैसे? ऐसे. ये ऐसा हो गया, इधर हो गया ऐसे करके, और ये ऐसे होगा. मतलब ये सेंट्रोमियर है, वो कहाँ होगा? आगे साइड, है ना. सेंट्रोमियर आगे. मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो एनाफेज है, ये एनाफेज है आपकी, तो एनाफेज में इनका मतलब जो सेल शेप है वो दिखता है ना. इसका सेल ऑर्गेनेल शेप है, एक्चुअल शेप यहीं पे दिखता है. अगर दोनों की दोनों आर्म इक्वल है तो कहते हैं मेटासेंट्रिक. इक्वल मतलब अगर इसका सेंट्रोमियर एकदम मिड में है तो मेटासेंट्रिक. अगर थोड़ा नियर टू वन एंड है ऐसे करके यहां पे है और इसका थोड़ी बड़ी, एक छोटी आर्म हो गई एक बड़ी आर्म हो गई, ये एकदम एग्जैक्ट बराबर होती है, जैसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक. और एकदम से टील पे है, यहाँ पे टीलोसेंट्रिक में है ना, ये होता है ऐसे करके, है ना. एकदम टीले पे है मतलब टीलोसेंट्रिक, ठीक है. और क्लोजर टू वन एंड, ये क्लोजर टू वन एंड हो गया और ये एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट हो गया और एक एक्सट्रीम लॉन्ग हो गया, है ना. और किनारे आ गया आपका. सबसे पहले बीच में दोनों बराबर आर्म है तो कहते हैं मेटासेंट्रिक. थोड़ा पास में आया, एक छोटी होगी एक बड़ी आर्म होगी तो कहते हैं सब मेटासेंट्रिक. और पास में आ गया तो एक्रोसेंट्रिक, और एकदम टीले पे चला गया तो टीलोसेंट्रिक, ठीक. अब ये दिखता कैसा है? ये दिखता है आपका वी शेप, है ना. यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपका वी शेप दिखता है. और ये कहां दिखेगा? एनाफेज में दिखेगा. देखो वी शेप दिख रहा है ना, वी शेप देख रहा है, ये वी शेप दिख रहा है, ठीक. सब मेटासेंट्रिक इसको बोलते हैं एल शेप. एल शेप में एक बड़ी आर्म होगी एक छोटी आर्म होगी, इसको सेंट्रोमियर मान लो आप, तो एल शेप हो गया, ये वी शेप हो गया. एक्रोसेंट्रिक में कहते हैं जे शेप होता है ऐसे करके, है ना. जे बन गई, एक छोटी आर्म होगी एक बड़ी आर्म होगी. और टीलोसेंट्रिक में कहते हैं आई शेप होता है ना. ये आपको सेंट्रोमियर हो गया और ये आपको क्रोमोसोम हो गया तो कहते हैं आई शेप हो गया. तो वी शेप, एल शेप, जे शेप और यहाँ पे आई शेप. एक्चुअली में ये एनसीईआरटी में बोला नहीं गया, शेप के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए. तो एल शेप क्या हो गया आपका? सब मेटासेंट्रिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the DNA content end of S phase cell its meiotic division? अच्छा, meiotic division का है 8 पिकोग्राम है किसमें? end of 8 पिकोग्राम DNA in each cell. अच्छा,
प्रोडक्ट हैव 8 पिकोग्राम डीएनए। ठीक है, देखो इसको थोड़ा ऊपर करके समझाते हैं आपको। आपको जो डॉटर सेल है, मतलब ये प्रोडक्ट है, उनके पास कितना है 8 पिकोग्राम। ठीक, 8 पिकोग्राम है। अब उसी से देखते हैं, कहते हैं माइटोसिस में ये आपकी पेरेंट सेल मान लो। ठीक, पेरेंट सेल है किसकी, जीवन की। ठीक, अब एस पेज से निकलेगी, एस पेज से निकलेगी तो एस में क्या होता है, अमाउंट डबल हो जाता है एस पेज में। तो आपकी जो डिवाइडिंग पेरेंट सेल होगी, डिवाइडिंग पेरेंट सेल जो बस जस्ट डिवीजन करने वाली है, उसके पास अमाउंट कितना हो गया, डबल हो जाएगा। ये क्या है, G2 फेज की सेल है। ठीक, ये मान लो अगर इसमें 10 पिकोग्राम है सपोज, तो इसमें 20 पिकोग्राम हो जाएगा, मतलब अमाउंट डबल हो जाएगा। अब मान लो अगर ये माइटोसिस की है, ठीक है, तो एक सेल से 2 सेल बनती हैं आपकी। तो जो डिवाइडिंग पेरेंट सेल के पास जितना अमाउंट होगा उसका आधा कर दो, क्योंकि 2 सेल बन रही है, आधा आधा हो जाएगा। इसके पास भी 10, इसके पास भी 10 पिकोग्राम, तो 10 से डबल हुआ, इसके बाद हाफ हो गया। मतलब जो डॉटर सेल बनी है उनके पास अमाउंट ऑफ डीएनए जस्ट सिमिलर टू पेरेंट सेल और हाफ ऑफ द डिवाइडिंग पेरेंट सेल। अब मान लो मेयोसिस होती है, मेयोसिस में क्या होती है, जो काम यहां से 1 से 2 सेल बन रही है यहाँ पे, और उसमें 4 सेल बनती है। ये पेरेंट सेल हो गई आपकी। ठीक है, ये पेरेंट सेल हो गई, एस फेज से निकली, ये आपकी क्या डिवाइडिंग पेरेंट सेल हो गई, कौन सी, G2 फेज की। ठीक है, ये G1 फेज की, G1 G2। इसके पास मान लो 10 पिकोग्राम है, इसके पास मान लो 20 हो गया, मान के लो 20 ही होगा, 20 पिकोग्राम 10 पिकोग्राम, अमाउंट डबल हो गया ना एस के बाद। अब 1 से 4 सेल बनती है यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4। ठीक, तो अब जितना होगा इसका 1/4 कर दीजिए, तो 5 ग्राम 5 पिकोग्राम 5 पिकोग्राम 5 पिकोग्राम 5 5 सबके पास होगा। यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल इन मेयोसिस जस्ट हाफ ऑफ द पेरेंट सेल एंड 1/4 ऑफ डिवाइडिंग पेरेंट सेल। इसमें क्या था, जितना है ना उतना ही डॉटर सेल में, इससे हाफ है। इसके पास कितना है, इसका तो हाफ है, इसका 1/4 है। ठीक, क्योंकि 4 सेल में चेंज हो रहा है। तो कहते हैं कि प्रोडक्ट के पास मेयोटिक प्रोडक्ट है 8 पिकोग्राम, मतलब डॉटर सेल बनी कितने पास 8 पिकोग्राम है। तो एस पेज का एंड मतलब G2 वाले की पूछ रहा है, तो 8 से 4 गुना कर दो, 8 को 32, तो 32 पिकोग्राम हो गए डिवाइडिंग पेरेंट सेल के पास, है ना, 32 पिकोग्राम। अगर ये पेरेंट सेल का पूछते, ये बात ना बोलते कि जस्ट एंड वाली है ना, एस पेज ऑफ सेल एंड वाली, ये वाली बात ना बोलते, सिर्फ पेरेंट सेल बोलते तो डबल कर देते, है ना, डबल कर दीजिए तो 10 पिकोग्राम आंसर हो जाता इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से कितना हो जाता 16 पिकोग्राम। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो सीधा सीधा आप याद रख लीजिए, अमाउंट ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल अगर माइटोसिस है तो अमाउंट ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल ऑफ माइटोसिस डिवीजन हाफ ऑफ द डिवाइडिंग पेरेंट सेल एंड सेम ऑफ पेरेंट सेल। ठीक, डिवाइडिंग पेरेंट सेल और पेरेंट सेल बोलने का सिर्फ मेरा G1 और G2 से है। और अमाउंट ऑफ डीएनए इन मेयोसिस डिवीजन हाफ ऑफ द पेरेंट सेल एंड 1/4 ऑफ डिवाइडिंग पेरेंट सेल। ठीक, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, तो कभी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे यार, इजीली कर लेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है भाई, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है आपके। ठीक, इसका ये होमोलोगस क्रोमोसोम इधर हो गया। अब इनके बीच प्रोटीन होती है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस, साइनोसिस। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेरेंट जो होती है ये होती है किसमें, जाइगोटीन में। ठीक है, जाइगोटीन में। अब ये सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, तो फॉर्मेशन ऑफ सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन, अब डिसोल्यूशन ऑफ सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स इन डिप्लोटीन। ठीक, पैसिटीन में क्या होता था, इसके आर टूट के इसका आर टूट के एक्सचेंज हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होगा पैसिटीन में। ठीक है, लैप्रोटीन में सिंपली कंडेंसेशन होता था, जाइगोटीन में पेयरिंग होगी, एक्चुअल पेयरिंग है ना, तो बनेगा क्या, साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को बोलेंगे साइनेप्सिस, बनेगा क्या, इसको टेट्राड बोलो, टेट्राड बोलो या बाइवैलेंट बोलो, है ना, या सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलो। तो फॉर्मेशन ऑफ सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन, डिसोल्यूशन मतलब इसके अलग अलग सेपरेट होंगे, डिसोल्यूशन ऑफ सेपरेट सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स किसमें, डिप्लोटीन। ओके, क्या मिटा भी बनता है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ वीट। अच्छा देख लिए, फैमिली पोएसी, हाँ फैमिली पोएसी होती है। पहले लिख देते हैं KPCO FGS, KPCO FGS। कहते हैं क्यों PCO, मतलब जो आपका टेलीफोन बूथ होता है PCO वाला है, क्यों PCO में फंगस लग गया, FGS, है ना, क्यों PCO में फंगस लग गया, KPCO FGS। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यहाँ पे फाइलम की जगह डिवीजन हो जाएगा, अगर प्लांट है तो प्लांटी है तो यहाँ डिवीजन हो जाएगा। तो किंगडम इसमें क्या हो जाएगा, प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी हो जाएगा। हम वीट की रिगार्डिंग बता रहे हैं। ठीक,
और फाइलम आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फाइलम में होगा डिवीजन होगा यहाँ पे, डिवीजन क्या होगा एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ठीक। और यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगा, मोनोकॉट की है तो मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिल पूरा नहीं लिख रहा, ठीक बता दे रहा मोनोकोटिलिडनी। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा पोएल्स, ठीक है पोएल्स, एल्स आता है ना, ऑर्डर का जो सफिक्स होता है एल्स आता है अगर प्लांट का ऑर्डर है। एनिमल का ऑर्डर होता है तो टा आता है, आ टा है ना, तो ये आता है। और एल्स किसमें आता है, प्लांट के ऑर्डर में। और फैमिली क्या, पोएसी हो जाएगी, पोएसी हो जाएगी। ट्रिटिकम एस्टाइगम जीनस स्पीसीज, देखिए फैमिली पोएसी सही बात है, ऑर्डर मोनोकोटिलिडनी नहीं, ये तो क्लास होती है, यहाँ पे पोएस होगा, ठीक है पोएस होगा। डिवीजन एंजियोस्पर्मी सही है, जीनस ट्रिटिकम सही है ना, ट्रिटिकम एस्टाइगम। तो इनकरेक्ट पूछना था तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक, क्योंकि ये क्लास है ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या होता है, पोएल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिव्यू अच्छा रिव्यू ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल डिजाइन इन आईसीबीएन में बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, वो आईसीजेड में जूलॉजिकल नॉमन। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें ऑफ लगा है, इसमें फोर लगा है, लेकिन ऑफ और फोर की लड़ाई मत करिए, कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक है। बॉटनी बड़ी होती है ना तो इसलिए कहते हैं फोर आएगा, इसमें बड़ा शब्द है। जियोलॉजी थोड़ा छोटी होती है इसलिए कहते हैं ऑफ आता है ना, छोटा शब्द है ऑफ। तो ऑफ और फोर का कोई मतलब है नहीं वैसे, फिर भी अगर क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा। एनिमल्स के रिगार्डिंग क्या लिखेंगे, जियोलॉजिकल नेम लिखेंगे, और जियोलॉजिकल नेम आईसीजेडन के अंदर आएगा, आईसीजेडन। बाकी पता नहीं क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर होता है, बिल्कुल सोल मेंबर होता है किसका, किंगडम मोनेरा का, है ना, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया सोल मेंबर होता है। आरएचबीडी का किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन मोनेरा, सिंपल ही था कुछ नहीं, ठीक है। आपकी मोनेरा बने थे सबसे पहले, ठीक है मोनेरा, इसके बाद प्रोटिस्टा बना था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कहते थे नीचे वाला प्रोकैरियोटिक होता था, ऊपर के चार यूकैरियोटिक होते थे। ये हो गया सेल स्ट्रक्चर या सेल टाइप को लेके, और नीचे के तीन यूनिसेलुलर होते थे और ऊपर के तीन कैसे होते थे, मल्टीसेलुलर होते थे। तो ये हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो 5 यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ आरएचबीडी का 1969 रिवीजन हो गया आपका। और मोनेरा के सोल मेंबर होते हैं, मतलब जो सोल मेंबर का मतलब होता है मैन, है ना, तो बैक्टीरिया ही होते हैं आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं, पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड में कौन होता है, एल्बिगो होता है, ठीक है एल्बिगो। व्हाइट रस्ट ऑफ लीफ, हाँ कहते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर मतलब क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रेसिकेसी फैमिली, और मस्टर्ड इसी का ही एग्जांपल होता है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी का। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्बिगो। और पहले एनसीईआरटी के बाहर एक था सिस्टोपस, है ना, एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन व्हाइट रस्ट क्रूसीफर दोनों के वजह से, सिस्टोपस की वजह से भी होता है और एल्बिगो की वजह से ही होता है ना। इसकी बताइए आपकी क्लास, बताइए क्या होती है, फाइगोमाइसीटी होती है ना, फाइगोमाइसीटी। तो सिस्टोपस आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, आप वाली एमसीक्यू याद रखिए जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और ये फाइटोप्थेरा, पाइथियम, कोलेट्राकम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड एल्बिगो, एल्बिगो कैंडिडा पूरा नाम होता है, एल्बिगो कैंडिडा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के इनकरेक्ट बताना। देखो आपके कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द पेडिसिल, कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस। अब फ्लावर एक्सिस पेडिसिल बोलो या पेडिकल बोलो, तो कहते हैं क्या, साइमोस हो गया, रेसिमोस हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब मुझे राइम, अब दो प्रकार के होते हैं, साइमोस, एक होता है रेसिमोस, ठीक है, रेसिमोस, साइमोस। कहते हैं अगर फ्लावर एक्सिस अगर कंटिन्यू ग्रो करी जा रही है ना, कंटिन्यू ग्रो करी जा रही है, और आपके जो न्यू फ्लावर है इसमें, यहाँ पे आपके ओल्ड फ्लावर है, यहाँ पे एक लगा, यहाँ पे थोड़ा न्यू लगा, इधर पे थोड़ा और न्यू, और आपके एक्रोपिटल मैनर में इसके जो न्यू फ्लावर है ऊपर होते हैं, है ना, न्यू फ्लावर ऊपर होंगे, न्यू फ्लावर कैसे होंगे, अपर होंगे, अपर, ठीक है, अपर। और इसमें क्या होता है, एक फ्लावर सबसे पहले यहीं पे निकल गया, ठीक। अब एक फ्लावर यहाँ पे निकला, एक इधर निकला, फिर थोड़ा इधर निकला, फिर इधर निकला। अब ये चीज देख रहे होगे आपने, नीचे हम छोटे छोटे बना रहे हैं, मतलब जो न्यू फ्लावर है इसके वो कहां पे है, बेस पे है,
ठीक है, बेस पे है, तो कहते हैं बेसिपिटल है ये, ठीक है। और ये एक्रोपिटल है, इसका मैनर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, एक्रोपिटल ऑर्डर में न्यू फ्लावर लगते हैं, ये बेसिपिटल ऑर्डर में लगते हैं। और फ्लावर एक्सिस टर्मिनेट हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लावर एक्सिस कंटिन्यू मतलब ग्रो कर दिया थी, इसे कहते हैं डेफिनेट ग्रोथ, इसे कहते हैं इनडेफिनेट, ठीक। तो यहाँ पे कंटिन्यू ग्रो, इसमें टर्मिनेट ग्रो। यहाँ पे जो फ्लावर का न्यू फ्लावर का अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल मैनर में है, यहाँ पे बेसिपिटल, मतलब न्यू फ्लावर बेस में है तो बेसिपिटल, अपर है, अपर में आर आ रहा है, अपर है, एक्रोपिटल, तो एक्रोपिटल हो गया, ठीक है। और एक चीज और देखी होगी, मैंने एक नोट से दो निकाले यहाँ पे, और यहाँ पे एक नोट पे एक ही निकला है, एक डिफरेंस ये भी होता है। एनसीईआरटी में चीज बनाई गई है लेकिन बोला नहीं गया है, फिर भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कहते हैं पेडेंटल मतलब पेडिसिल फ्लावर एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर, वो सही बात है, साइमोस में होता है। और साइमोस मोस्टली पाया जाता है मोनोकॉट में, ये मोस्टली होता है डाइकॉट में, और भी नहीं कर सकते, ठीक। तो ये सही हो गया आपका। शूट एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, नहीं ये तो यहाँ पे होता है कंटिन्यू टू ग्रो, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, तो गलत हो गया, गलत ही पूछ रहा है ना। फ्लावर आर बोर्न ऑन द बेसिपिटल ऑर्डर, सही बात है, यहाँ पे एक्रोपिटल ऑर्डर था, और हो नहीं सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो आप याद रख लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस होता है, और दो प्रकार के होते हैं इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस एंड साइमोस, ओके। आगे देखते हैं फिर। Which of the following given symbol दिए हैं, अच्छा कुछ रिप्रेजेंट एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन क्या होती है, जब एंड्रोसियम बगल वाले कोरोला पे या कहते हैं पेटल पे अटैच हो तो कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन, है ना। एपीपेटलस, ये पेटल होता है ना, इसकी यूनिट को, कोरोला की यूनिट को क्या पेटल बोलते हैं ना, तो एपीपेटलस, ठीक। एपी मतलब ऊपर, पेटलस मतलब इससे अटैच है क्या, एंड्रोसियम। अगर ना कैलेक्स, अब जैसे कैलेक्स और कोरोला इसमें अलग है, अगर ये डिस्टिंग्विश ना हो तो इसके जगह पे ये लिलिएसी फैमिली में कहते हैं पेरियंट होता है यहाँ पे, तो एंड्रोसियम इसमें इसी पे लगा रहता है, तो इसे कहते हैं एपीफिलस। तो लिलिएसी फैमिली में क्या होता है, लिली फैमिली में क्या होता है, एपीफिलस। ये एपीफिलस बोलो, ये एपीटेपेलस बोलो, ये एपीपेटलस है, ये एपीटेपेलस है, ठीक है। एपीफिलस, ये एपीटेपेलस, ये एपीपेटलस, ये होता है एस एम कंप्यूटर, ऐसे आ लो, एस एम कंप्यूटर यहाँ मिलेगा, मतलब सोलोनेसी, मालवेसी एंड कंपोजिटी तीन जगह मिलेगा, लेकिन मालवेसी और कंपोजिटी आपको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सोलोनेसी याद रखिए आप बस, ठीक है। तो गिवन सिंबल ये एपीपेटलस ये होता है, और कहाँ पाया जाएगा, सोलोनेसी फैमिली में, ठीक। और ये एपीफिलस कंडीशन ये कहाँ होगा, लिलिएसी फैमिली में, इसका कोई मतलब है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, कोहेशन है, एडिशन है, एडिशन होते हैं, क्यों, डिफरेंट सर्विस पे है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट एंड ओपन। तो सबसे पहले वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल और आपके कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। अगर रेडियस डिफरेंट है, मतलब जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे आ रहे हैं तो कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये रूट में होगा, रूट चाहे स्टेम की हो, सॉरी रूट आपकी चाहे डाइकॉट की हो या फिर मोनोकॉट की होगी, ठीक है। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरा वेस्कुलर बंडल कौन सा, कंजॉइंट, ठीक है, कंजॉइंट। इसमें आपके जाइलम और फ्लोएम, ये मान लो आप जाइलम हो गया और यहाँ फ्लोएम हो गया, डिफरेंट रेडियस पे होंगे, ये आपको मिलेगा कहाँ, रूट में, चाहे वो डाइकॉट की हो और चाहे वो मोनोकॉट की हो, ठीक है। अब कंजॉइंट दो प्रकार के होते हैं, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल आपके सिलेबस में है नहीं, कोलेटरल है सिर्फ। तो कोलेटरल दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ठीक है, ओपन एंड क्लोज। ओपन और क्लोज का मतलब क्या है, अगर सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन ओपन है तो कहते हैं ओपन, और सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच, ये आपका वेस्कुलर बंडल में आया, इसके बीच कैम्बियम रिंग है, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, जो कि कैसी होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम की, प्राइमरी मेरिस्टेम की बनी होती है। ये इस टाइप का जाइलम है, ये फ्लोएम हो गया। अगर वेस्कुलर बंडल दोनों के बीच कैम्बियम है तो कहते हैं ओपन है, ओपन मतलब सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन ओपन है तो ओपन टाइप, ठीक है। अगर ये ना हो, सिर्फ सिंपली ऐसा हो, ये फ्लोएम है और ये आपका जाइलम हो गया और बीच में कोई कैम्बियम नहीं बनाई तो कहते हैं क्लोज हो गया, ठीक। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन आपका क्लोज है, मतलब बंद हो गया। तो दोनों प्रकार की, एक कंजॉइंट है एक प्रकार की। और ये आपका कहां मिलेगा, ये लीफ में मिलेगा, लीफ चाहे किसी डाइकॉट की हो या मोनोकॉट की हो, मतलब लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और मिलेगा स्टेम में, स्टेम किसका, सिर्फ मोनोकॉट का, सिर्फ मोनोकॉट का स्टेम मिलेगा। और ये मिलेगा सिर्फ स्टेम में मिलेगा, और स्टेम में भी किसके, डाइकॉट के स्टेम में, ठीक है, डाइकॉट स्टेम। तो समझ लीजिएगा, कहते हैं कंजॉइंट और ओपन टाइप किसमें होगा, डाइकॉट स्टेम। और रूट, ये रूट है, ये भी रूट है, तो इसमें तो रेडियल होगा, और मोनोकॉट स्टेम में क्लोज वाला होगा, ठीक। और यहाँ डाइकॉट स्टेम। पूरा ये रिवीजन हो एक तरह से, क्वेश्चन तो छोटा सा था, पूरा बताना होता है भैया, में देख लेते हैं।
स्टेट वन दिया, अच्छा स्टेट वन में स्टेट टू, स्टेट वन है कोर कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा स्टील कैम्बियम, सही बात है। देखो जो मेन कैम्बियम रिंग होती है उसको आपकी जो अंदर होती है, अब स्टील क्या होता है यहाँ पे, स्टील लगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्टीलर मतलब स्टील के बाहर, ऑल द टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस, जैसे पेरिसाइकिल है, जाइलम है, फ्लोएम है, पिथ है, ये सारे सारे एक साथ इनको हम स्टील बोल देते हैं। अगर यहाँ पे कैम्बियम रिंग है तो सिंपली कैम्बियम रिंग नॉर्मली वाली होती है, लेकिन इसके बाहर अगर हो जाए तो कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, दैट इज कोर कैम्बियम, है ना, लिखा तो है कोर कैम्बियम। तो कोर कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, और हेल्प करेगी किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है, वो वाली भी सेकेंडरी ग्रोथ में करेगी, ये भी करेगी। और कहते हैं फिलोडर्म डेवलप ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी ठीक है, कैसे, आपकी ये मान लो मैंने बना दी फिलोजन, ठीक है, ये फिलोजन बना दी, ठीक है, ये कोर कैम्बियम बना दी। अब ये बाहर साइड बनाएगा कॉर्क सेल को, और अंदर बनाएगा किसको, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बनाएगा अंदर साइड, इसको बोलेंगे क्या, फिलोडर्म, इसको बोलेंगे फिल्लम, और ये क्या होती है, फिलोजन। तो फिल्लम, फिलोजन और फिलोडर्म टुगेदरली कॉल्ड एज पेरिडर्म, हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, और फिल्लम डेवलप ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, फिलोडर्म पर गई है, फिलोडर्म। तो दोनों सही नहीं तरह से, बहुत स्टेटमेंट करें, कुछ था नहीं इसमें ज्यादा समझाने वाला। क्वेश्चन आया, इसको देखते हैं क्या है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट्स, अच्छा प्लांट जो दिए कह रहा है आर्चिगोनिया एंड प्रोड्यूसेस सीड, मतलब जिसके पास आर्चिगोनिया भी हो और सीड भी बनाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मतलब देखो मैं बताता हूं। देखो आपके जो मोनेरा के बाद बनी प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, मान लो ये प्लांट ही हो गया, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्लांट है उसके 5 डिवीजन मैंने पढ़े, फर्दर 5 डिवीजन कौन कौन से, एल्गी, ठीक है, एल्गी पढ़े, और इसके बाद ब्रायोफाइट पढ़े, टायरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 डिवीजन किसके, प्लांट किंगडम के, ठीक, 1 2 3 4 5। अब इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे हम, मतलब प्लांट जो भी है यही है प्लांट, और कुछ नहीं है। अब कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्म कहां, आर्चिगोनिया कहां कहां होता है, तो आर्चिगोनिया आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, सबसे पहली बात। तो आपके एल्गी जो पहले बने और एंजियोस्पर्म जो लास्ट में, इनके पास आपकी आर्चिगोनिया नहीं होती, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, ठीक है, यहां पे नहीं होती और लास्ट वाले के पास भी नहीं होती, और बाकी इन तीनों के पास आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है, ठीक। तो आर्चिगोनिया एब्सेंट इन फर्स्ट एंड लास्ट, एल्गी के पास एब्सेंट है, एंजियोस्पर्म के पास एब्सेंट। अब इसके बाद आर्चिगोनिया नहीं है, फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते। आर्चिगोनिया की जगह ओगोनिया है, यहाँ पे आर्चिगोनिया की जगह पिस्टिल या कार्पेल है, जिसे गायनोसियम आप बोलते हैं, लेकिन उससे हम आर्चिगोनिया नहीं बोलते हैं। बाकी आर्चिगोनिया यहाँ वेल डेवलप होगी, यहाँ भी वेल डेवलप होगी, यहाँ थोड़ा रिड्यूस टाइप होगी, ठीक है, तो इन तीनों में प्रेजेंट होती। अब ये बात हो गई। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है, सीड। तो सीड स्पर्मोफाइट सिर्फ जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। हेटेरोस्पोरस कैविटी जो फाइट थे वहां पे हेटेरोस्पोरी मतलब सीड हैबिट स्टार्ट हुआ था, लेकिन सीड एक्चुअली बने नहीं थे। तो सीड जो सीडेड प्लांट है वो एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म के पास सीडेड प्लांट है, अब इसके पास आर्चिगोनिया तो है नहीं, तो मतलब जो आंसर होगा वो जिम्नोस्पर्म का ही होगा। क्यों, सीडेड प्लांट है और आर्चिगोनिया भी है। ये सीडेड प्लांट तो है लेकिन आर्चिगोनिया नहीं है, तो इसमें देख लो आप जिम्नोस्पर्म वाला कौन सा आंसर है। और हमें क्या बताना, जिसके पास आर्चिगोनिया भी हो और सीड भी बनाए। तो सिर्फ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ऐसा है जो आर्चिगोनिया भी है और सीड भी बना रहा है, ये इसके पास आर्चिगोनिया नहीं है, इसके पास पिस्टिल आ गई है, ठीक है। तो सिल्ड्रस आपके जिम्नोस्पर्म है, जिंगो जिम्नोस्पर्म है, ये आपका ब्रायोफाइट है, पाइनस भी जिम्नोस्पर्म है ना, सनफ्लावर एंजियोस्पर्म है, ये भी एंजियोस्पर्म है, या मार्किंसिया भी ब्रायोफाइट है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 2 और 3, तो 3 ऐसे हैं जिसके पास आर्चिगोनिया भी है और ये सीडेड भी है, मतलब सीड भी बनाएंगे, सीडेड प्लांट। सीडेड प्लांट को स्पर्मेटोफाइट भी बोलते हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर रेड एल्गा। अच्छा रेड एल्गा कौन, जेरेडियम, पी स्क्वायर जी स्क्वायर याद रख लो, ठीक है। पोरफायरा, पॉलीसाइगोनिया, जेरेडियम एंड ग्लासलेरिया, ठीक। जेरेडियम एंड ग्लासलेरिया से एगार एगार निकालते थे, और पॉलीसाइगोनिया आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती थी, और पूरा पोरफायरा आपका इडाबिल होता था ना। तो चारों को चार में उसकी एल्गी है, कुछ ना कुछ उसका यूज होता है। तो पी स्क्वायर जी स्क्वायर याद रख लो, पॉलीसाइगोनिया पी, ठीक है। बाकी ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बाटर चैनल आर मेड अप ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिस। देखो बाटर चैनल्स क्या होते हैं,
ठीक है, ये आयन चैनल्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन होती है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, एक प्रकार का इंटीग्रल प्रोटीन होगी, ओपन चैनल होते हैं, ओपन चैनल, ठीक है, ओपन चैनल, ठीक है। तो ऑल प्लास्टिड एंड बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ तीनों लोगों की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उनके पास होते हैं बाइटर चैनल, जिसको कहते हैं क्या, पोरेंस, ठीक है, पोरेंस या एक्वापोरेंस, ठीक है। तो outer membrane of plastid, mitochondria and some bacteria have huge pores that allow small protein, है ना, प्रोटीन को अलाउ करता है सिर्फ ये। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है एक प्रकार की, तो एक एक्वापोरेंस से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 और 4 पीछे होंगे, तो एक प्रकार से बाइटर चैनल बना दिया। किस लिए होता है ये, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हो जाए आपका। एक्वापोरेंस, 8 एक्वापोरेंस, सीधे याद करने वाला था कुछ नहीं, बस इतना याद रखना, एक प्रकार का इंटीग्रल प्रोटीन होता है ना, ट्रांसमेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन होती है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए। आगे देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर फ्रॉम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, किस प्रकार से, एज ए फॉर्मर, है ना, फॉर्मर तो पहले वाला, फैसिलिटी से किस प्रकार से डिफरेंट है, कह रहा है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक्टिव के पास भी है और फैसिलिटेटेड डिफूजन के पास भी, दोनों हाईली सेंसिटिव दोनों होती है, एक्टिव भी और फैसिलिटेटेड भी। सो रिस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिट, दोनों रिस्पॉन्स करती है इनहिबिटर के रिगार्डिंग, एक्टिव भी और फैसिलिटेटेड भी। अब क्या है, एटीपी डिपेंडेंट, एटीपी डिपेंडेंट सिर्फ एक्टिव है आपका, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार की एटीपी जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि डायमोल है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, आल प्रकार के डिफ्यूजन, ऐसे अलोंग और अगेंस्ट क्या होता है, ये देख लो, ये पहाड़ है, ये हिल है आपका, ठीक है, हिल है, अगर हमें किसी चीज को नीचे से ऊपर ले जाना है तो कहते हैं ऊपर ले जाना मतलब अप हिल ट्रांसपोर्ट, है ना, तो ये कौन करेगा, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके एटीपी जरूरत पड़ेगी। अगर इसे नीचे, ऊपर से नीचे लाना है तो कहते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल, इसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो अब है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ऑस्मोसिस हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, इम्बाइबेशन हो या कुछ भी हो, सब इधर आते हैं और सिर्फ एक को छोड़ के एक्टिव इधर आएगा, ठीक है। तो ये इससे किस प्रकार से डिफरेंट है, एडीपी डिपेंडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू की अगर डेथ हो जाए तो कहते हैं नेक्रोसिस, ठीक। तो ये आपके मेनली किसकी वजह से होता है, फिलहाल आंसर तो नहीं आता लेकिन फिर भी आपको याद करा देंगे। एक होता है देखो क्लोरोसिस, चारों बता ही देते हैं आप, 2 मिनट लगेगा, ठीक। क्लोरोसिस, एक होती है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, एक होती है डेलिफ्लोरिन, थोड़ा स्पीड में लिख रहा है, ठीक है, समझ लेना राइटिंग, डेलिफ्लोरिन, ये है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो क्लोरोसिस में क्या होता है, कहते हैं मॉन्स, MO मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन और मॉन्स और सल्फर, ठीक है, मॉन्स KMg आयरन मंजन, ठीक है, मॉन्स KMg आयरन मंजन, ये होगी क्लोरोसिस, मतलब इनकी डिफिशियंसी क्लोरोसिस हो जाएगी। क्लोरोसिस क्या होती है, डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल इज क्लोरोसिस, और ये किसकी वजह से होता है, कहते हैं डेथ हो गई टिश्यू की, तो कहते हैं जो मॉन्स वाला है, मॉन्स वाला पार्ट डेथ हो गया, मतलब इस मॉन्स यहाँ पे नहीं होगा, बस यहाँ पे KMg होता है, ठीक है, KMg होता है, मतलब KMg की वजह से होगा। और जब कोई डेथ हो जाता है तो क्या काकू आते हैं देखने के लिए, है ना, तो कहते हैं काकू देखने आया, तो Ca और कॉपर, Ca और कॉपर एंड Ca, तो काकू देखने आए, KMg हो गई साथ में, मॉन्स की डेथ हो गई और यहाँ आयरन मंजन की भी डेथ हो गई, डेथ ऑफ टिश्यू होता है ना, तो याद करने का तरीका है। और यहाँ पे दोनों में मॉन्स होगा, इधर भी मॉन्स, इधर भी मॉन्स, इन दोनों में भी मॉन्स, मतलब मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर। बस डिफरेंस इतना है कि इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन है, इसमें पोटेशियम भी होता है मॉन्स के साथ साथ। कि सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, काइनेसिस, और काइनेसिस मतलब के से स्टार्ट हो रही है, तो के एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक। तो देखो आपका ये देखो KMg और काकू देखने आए, डेथ ऑफ टिश्यू, तो नेक्रोसिस हो गया। और ये देखो आयरन मॉन्स लिखा है, आयरन मंजन भी लिखा है, तो ये आपकी क्लोरोसिस वाला है, ये भी क्लोरोसिस वाला है, आयरन आ रहा है, आयरन सिर्फ एक जगह आता है क्लोरोसिस में, ठीक है, और कहीं नहीं आता है, तो ये भी है, ये भी क्लोरोसिस है। यहाँ पे तो सिर्फ मॉन्स लिखा है, MO और ये NS, मतलब ये क्या है आपका इनहिबिशन सेल डिवीजन नहीं है, ये आपका डिले फ्लोरिंग वाला है। अगर इसमें हम पोटेशियम और जोड़ दें तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन वाला हो जाएगा, ठीक। तो याद पूरा याद करा दिया मैंने एक तरह से, बाकी इसका थर्ड ऑप्शन तो आ गया था आपका, फिलहाल हटा देते, काफी कचर पचर हो गया इसमें।
गिवन कह रहा है प्रोकैरियोट फिक्स नाइट्रोजन, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोट सिम्बायोटिकली एज वेल एज फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट। देखो जो सिम्बायोसिस में भी करे और फ्री लिविंग में भी करे, तो एक याद रख लो, कब से रो रहा, ठीक, कब से रो रहा मैं, ये ट्रिक हो गई। तो के ए बी कब से रो रहा मैं, ये प्रकार, ये आपके क्या है, ये फ्री लिविंग है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सन है ना, कब से रो रहा। अब मैंने कब अलग लिखा, से रो रहा अलग लिखा। ये आपका क्लेबसाइला, एजिटोबैक्टर एंड एजियोस्पाइरलम विजिरैंकिया, ये कौन सा वाला है, ये है एरोबिक, ठीक है। तो कहते हैं फ्री लिविंग एरोबिक कब वाला, ठीक है, क्लेबसाइला, एजिटोबैक्टर एंड एजियोस्पाइरलम एंड विजिरैंकिया, एनसीईआरटी में दिए हैं सारे, ठीक है। और ये क्लास्ट्रीडियम, ये रोडोस्पाइरलम, तो क्लास्ट्रीडियम रोडोस्पाइरलम ये भी है फ्री लिविंग, लेकिन कैसे, एनारोबिक, ठीक है। तो कब से रो रहा, कब वाला है एरोबिक, और से रो रहा मतलब एनारोबिक, दोनों के दोनों फ्री लिविंग है। और कहते हैं कुछ अदर में भी तो आते फ्री लिविंग, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया तो सिम्बायोसिस भी करता है। जैसे आप कोरोलर रूट ले लो साइकस की, उसमें नॉस्टॉक एनामीना रहते हैं ना, तो सिम्बायोसिस भी करता है और फ्री लिविंग में भी सर्वाइव करता है ना, तो एनामीना आंसर हो जाएगा आपका। और राइजोबियम तो आपका सिम्बायोसिस करता है प्लस प्लस, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन करेगा, एजिटोबैक्टर है ना, ये भी नहीं होगा, एजिटोबैक्टर आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, फ्री लिविंग एरोबिक होगा एजिटोबैक्टर, और ये फ्री लिविंग एनारोबिक, तो पूरा आपका याद हो गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, हाउ मेनी एटीपी आर कंज्यूम्ड इन फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन C3 पाथवे, 3, ठीक है। तो कहते हैं जब RUBP से रूबिस्को की प्रेजेंस में, ठीक है, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं, जो कि 3 कार्बन का होता है, ये 5 कार्बन का होता है। और यहाँ पे क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा यहाँ पे, और PGA बना दिया इसने। अब PGA से आपका बनेगा PGAL, मतलब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो यहाँ पे आपकी ATP की जरूरत पड़ेगी, ATP, ठीक है। अब ये 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पे, देखो 3 कार्बन के, 5 कार्बन और 1 कार्बन, 6 कार्बन, ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मतलब ये 2 मोल बनते हैं, ठीक है। तो 1 मोल के लिए 1 ATP और 2 मोल के लिए 2 ATP, ठीक है। तो एक साइकिल के लिए 2 ATP, इधर ये किसमें, ये रिडक्शन में जरूरत पड़ रही है, और एक रिजनरेशन भी हो जाएगा वापस में, तो 1 ATP यहाँ चाहिए, ठीक है। तो टोटल 3 ATP चाहिए, 2 इधर 1 इधर, मतलब 1 रिजनरेशन में 2 रिडक्शन में, तो टोटल 3 ATP चाहिए एक कैल्विन साइकिल के लिए। और हमें CO2 तो 6 फिक्स करने हैं ना, 6 CO2, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 18, टोटल 18 ATP की जरूरत पड़ती है ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए। और NADP भी चलो चाहिए होता है यहाँ पे, एक NADP, तो बात की बात है, लेकिन ATP की बात चली फिलहाल। देख लेते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोटो सिस्टम सेकंड की रिकॉर्डिंग, आपको इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है रिएक्शन सेंटर P680 होता है, सही बात है, और P700 PS1 का होता था। इट अकर इन इनर सरफेस ऑफ ल्यूमेन, ये ल्यूमेन होगी आपकी, इसकी इनर सरफेस में होता है काम, ठीक है, सही बात है, इनर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन के इधर होता है, इधर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होगी, इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में PS1 काम करेगा और इनर वाली सरफेस में PS2 काम करेगा, ठीक है, नॉन साइक्लिक होता है। इट फाउंड इन बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेविना, नहीं ये गलत हो गया आपका, जो PS सेकंड है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेना लेविना में होगा, स्ट्रोमा लेविना में सिर्फ और सिर्फ PS1 होगा, है ना। तो एनसीईआरटी की लाइन है ये, स्ट्रोमा लेविला लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज, ठीक। तो एक्शन होता है, गलत हो गया, आपको गलत से पूछा तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देख लेते हैं, इट इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, PS2 है, सिर्फ नॉन साइक्लिक में ही इन्वॉल्व होता है, कैसे, ऐसे अप एंड डाउन हिल, इसे कहते हैं जेट स्कीम। ये आपका PS2 है, इधर आपका PS1 है, ठीक है, और आपका पहले अप जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर डाउन, यहाँ पे ETS होगा, और फिर अप फिर डाउन, तो नॉन साइक्लिक दोनों चीज हो गया, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फिलहाल इसमें इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अच्छा रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट पूछ रहा है, लेस देन यूनिटी, मतलब 1 से कम हो, ठीक है। तो इक्वल टू 1 किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक, और लेस देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 1 होता है ऑर्गेनिक एसिड का, ये ऑर्गेनिक एसिड जितने होते हैं उनका ग्रेटर देन 1 होता है RQ, और ये आपका होता है, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और लेस देन 1 सिर्फ दो लोगों के होते हैं, प्रोटीन और फैट का, ठीक। अब RQ होता क्या है, RQ रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2,
गलत लिख दिया क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। कोई भी इफिशियंसी हो हमेशा ऐसा रख लो, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। आउटपुट हम बाहर निकालते हैं क्या, CO2, तो वॉल्यूम ऑफ CO2, और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ O2। कभी कभी भूल जाते हैं तो ऐसे याद रखते हैं हम, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है। ये होता है R3। कार्बोहाइड्रेट का इक्वल टू 1, ऑर्गेनिक एसिड का ग्रेटर देन 1, और फैट और प्रोटीन का लेस देन 1। तो लेस देन यूनिटी पूछ रहा है, मतलब लेस देन 1 तो फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। इसका एक्चुअली में होता है 0.7, इसका होता है 0.9, ठीक। ट्राई पार्मेटिन कुछ ऐसे करके दिया है एनसीईआरटी में, तो उसी का हो जाए 0.7। तो लेस देन यूनिटी किसका होता है, A एंड C का, तो A और C 4000 will be correct। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का होता है, वो कैसा होता है, एंडरगोनिक, है ना। एंडरगोनिक मतलब यहाँ पे आपके एटीपी का खर्चा होगा, ये बन गया एटीपी, और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी हेक्सोकाइनेज, याद कर लो, ठीक है, हेक्सोकाइनेज, ठीक। और भी सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन ये एक हेक्सोकाइनेज कम से कम एक तो याद रखो। डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू एम्ब्रियो, मतलब यंग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोजेनेसिस। कहते हैं जो आपकी एग है, फीमेल गैमीट है, ठीक है, ये आपकी बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता था लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बिना फर्टिलाइजेशन के आपके एम्ब्रियो में चेंज हो गया, ये आपका एम्ब्रियो बन गया। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि ये तो आपका एन होता है, मतलब गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, तो ये आपका जो एम्ब्रियो बना, मतलब यंग में बना, वो भी एन ही होगा। ऐसा नहीं होता है। ये गैमीट बने कैसे हैं आपके, म्योसिस के द्वारा ना। यहाँ पे म्योसिस तो हुई थी, म्योसिस किसमें होती थी, ये मदर सेल में हुई होगी, ठीक है, इसकी मदर सेल हुई होगी कुछ ना कुछ। तो मदर सेल की म्योसिस में बने गैमीट जो कि हैप्लॉइड होते हैं, सही बात है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये भी एन होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे म्योसिस भी नहीं होती है। जब म्योसिस भी नहीं होगी तो ये कैसे होंगे, 2n। तो म्योसिस नहीं होगी तो बनने वाले गैमीट भी कैसे होंगे, 2n। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर ये भी वैसे कैसे होंगे, 2n, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो म्योसिस भी नहीं है। एनसीईआरटी ने आधी बार बोली है, विदाउट म्योसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, पार्थिनोजेनेसिस फाउंड इन तुर्की बर्ड्स, हनी बी एंड सम लिजर्ड्स, है ना। ये आपके एग्जांपल हो गए। रोटी बर्ड्स भी थे। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट इनटू यंग मंस, ये कहते हैं एम्ब्रियो इज पार्थिनोजेनेसिस। सेल इन द मेरिस्टेमेटिक फेज, अच्छा मेरिस्टेमेटिक फेज की सेल है, कह रहे हैं एग्जिबिट हाउ ऑन द कॉर्म, अच्छा कुछ दिए हैं, कुछ छोड़ के देखो। आपका जो रूट था, रूट थे, इसका ये वाला जीन मेरिस्टेमेटिक था, और मोस्टली पोर्शन आपका ये इलॉन्गेशन वाला जोन था, और यहाँ पे मैच्योरेशन, जिसमें रूट एयर है, ये मैच्योरेशन जोन हो गया। तो मेरिस्टेमेटिक सेल की जो डिवाइडिंग सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसकी कुछ फीचर्स रहे हैं। मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता वो काफी वेल डिफाइंड रहेगा। क्यों, इसको डिवाइड करना है, मतलब अपने कैरेक्टर दूसरी सेल के पास लेके जाना है, तो क्रोमोसोम काफी अच्छी खासी डेंस होंगे और न्यूक्लियस काफी वेल डेवलप होगा, है ना। तो वेल डेवलप न्यूक्लियस मतलब लार्ज न्यूक्लियस होगा, और साइटोप्लाज्म में फूड रिजर्व होगा अच्छा खासा, ठीक। और लेकिन साइज में थोड़ा स्मॉल होगी, और इसकी सेल वॉल होगी वो काफी थिन होगी। तो काफी सारे फीचर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। और लेकिन जो वैक्यूल है, जब न्यूक्लियस काफी वेल डेवलप होगा तो जो वैक्यूल है वो छोटी होगी। क्यों, ऑलरेडी जो मेरिस्टेमेटिक सेल की सेल होती है काफी छोटी छोटी होती हैं, और न्यूक्लियस वेल डेवलप है, फूड रिजर्व है, तो उसकी क्या कहते हैं, वैक्यूल को जगह ही नहीं है रखने के लिए, तो काफी छोटी वैक्यूल होती है। लेकिन यहाँ पे ये एलोंगेशन वाली सेल है, कौन सी, एलोंगेशन वाली, इसके पास काफी बड़ी बड़ी वैक्यूल होंगी, ठीक है। तो इतने सारे फीचर हो गए। इसके बाद मैच्योरेशन जोन, तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ एलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो देखते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म हो गया मेरिस्टेमेटिक सेल के पास। हाई रेस्पिरेटरी रेट, क्यों, जब अच्छी खासा डिवीजन करेंगे तो रेस्पिरेशन भी ज्यादा होना चाहिए ना, है ना, तो ये भी सही हो गया। प्रेजेंस ऑफ लार्ज न्यूक्लियस, ये भी ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अच्छा खासा फूड रिजर्व होगा, सेल वॉल भी थिन मेम्ब्रेन होगी। एंड इंक्रीज वैक्यूलेशन, ये गलत हो गया। क्यों, वैक्यूलेशन मतलब वैक्यूल का जो साइज बड़ा होना, ये इलॉन्गेशन से स्टार्ट होता है। इसके बाद वैक्यूल बने, ऑलरेडी छोटी 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 सेल होती है। इंक्रीज वैक्यूलेशन वाली बात गलत हो गई। मेरिस्टेमेटिक की रिगार्डिंग बताना था तो गलत हो गया आपका ये। आगे देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एक करेक्टली मैच वाटर हाइसन कोनिडिया नहीं होता है, ठीक है। ये तो आपका एस्कोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज में होता था कोनिडिया। तो वाटर हाइसन की जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है किसके द्वारा होता है, ऑफसेट के द्वारा, ठीक। ऑफसेट यहाँ लिखा है देखो। बनाना में राइजोम होता है, ऑफसेट नहीं होता, ये भी गलत हो गया। किलोमाटोग्राफ में जूस पर होता है, बिल्कुल सही बात है। जिंजर राइजोम होता है, शक्कर नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। अब स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं भाई। Which of the following algae produce isogamy, मतलब morphologically similar gamete is isogamy,
और डिसमिलर है तो हेटेरोगैमी, जिसमें एनाइसो और ऊ दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो आइसोगैमी में क्लेडोफोरा है, इसमें ऊगैमस होता है, इधर दोनों में भी ऊगैमस होता है। ठीक, ऊगैमस ऊगैमस ऊगैमस, यहाँ पे आइसोगैमिस। मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, अब मे बी मोटाइल मे बी नॉन मोटाइल। अगर आइसोगैमी के साथ साथ मोटाइल है तो कहते हैं किसमें होगा, यूलोथ्रिक्स में। आइसोगैमी के साथ साथ नॉन मोटाइल किसमें होता है, कहते हैं स्पायरोगायरा में। ठीक है, प्लांट किंगडम में दिया होगा, समझने वाले समझ गए होंगे। सेल ऑफ इनर मोस्ट ऑफ लेयर एंथर, एंथर मतलब पोलन ग्रेन। ठीक है, क्या है इनर मोस्ट ऑफ सेल, अच्छा सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, जो आपकी एंथर है मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया, उसकी इनर मोस्ट सेल क्या होती है, टैपेटम, है ना। टैपेटम के रिगार्डिंग पूछ रहा है, टैपेटम के रिगार्डिंग। पहले इंडो क्या थी, एपिडर्मिस, फिर एंडोथेलियम, फिर मिडल लेयर 1 2 3, इसके बाद टैपेटम। ये 4 लेयर तो होती थी, है ना। जो 3 लेयर है जो किसमें यूज करेंगे, प्रोटेक्शन में, और आल्सो हेल्प इन डाइजेशन। और जो अंदर वाली लेयर वो किसमें यूज करेगी, नरिशमेंट में। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे अंदर वाली टैपेटम। मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन अपीयर होती थी इसमें। तो कह रहा है डू नॉट डिजेनरेट नरिशमेंट टू डेवलप इन, हाँ सही हो जाएगा। हेल्प इन डाइजेशन नहीं, हेल्प भी करेंगे डाइजेशन में। और डिजेनरेट नहीं होती, डिजेनरेट हो क्यों, जब खत्म हो जाएगी टैपेटम, है ना, न्यूट्रिशन में यूज हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, तो डिजेनरेट हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। और अल्फा सेलुलोज इसका कोई मतलब है नहीं, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनर मोस्ट बताना था टैपेटम के बारे में। ठीक है, एंथर। पोलन ग्रेन बेर प्रिजर्व एज ए फॉसिल्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। आपकी जो पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट जो होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है किसकी बनी होती है, एंजाइम की। और इनर किसकी बनी होती है, पेक्टर सेलुलोज की, लिखा है पेक्टर सेलुलोज। ये इनर सेल वॉल बनी है, आउटर सेल वॉल किसकी बनी होती है, एंजाइम की, जो कि किस प्रकार की होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन द होल, मतलब इन द होल बॉटनी जियोलॉजी जो भी कहो। ठीक है, होल बायोलॉजी। तो हाईली रेसिस्टेंट होगा, ना इसमें एसिड का फर्क पड़ेगा, ना बेस का, ना आपका टेम्परेचर का, ना किसी एल्कलाइज सब्सटेंस का। ठीक, तो काफी ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, और जिसकी वजह से फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं, मतलब ऐसे काफी सालों तक, हजारों सालों तक, लाखों सालों तक पड़े रहेंगे इसके, किसकी वजह से, स्पोरोपोलिन की वजह से। ठीक है, इसकी कहानी तो पता ही होगा फिलहाल आपको। कहते हैं बेंड पॉलिनेशन मतलब एनिमोफिली, फ्लावर सो इन गिवन कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, जो पोलन ग्रेन आपकी हवा के द्वारा, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब स्टिग्मा के पास जाएंगे। ठीक है, उनमें सारे के सारे फीचर होने चाहिए, लेकिन एक को छोड़ के। पोलन ग्रेन आर लाइट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तभी तो उड़ पाएंगे, और नॉन स्टिकी होना चाहिए, है ना, किसी चिपक ना जाए, तो ये बात सही होगी आपकी। स्टिकी नेचर तो सिर्फ एंटोमोफिली में जरूरत पड़ी थी ना, ताकि इंसेक्ट आए उसमें बैठे और उसके पंखों में चिपक जाए या हाथ पैरों में चिपक जाए। तो स्टिकी नेचर सिर्फ जरूरत पड़ती है किसमें, इंसेक्ट पोलिनेशन में। बाकी वाटर पोलिनेशन और एयर पोलिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, स्टिकी नेचर है ना किसका, पोलन ग्रेन का। तो नॉन स्टिकी होना चाहिए, सही बात है। फ्लावर आर वेल एक्सपोज होने चाहिए, अच्छे खासे दिखने चाहिए, मतलब बाहर निकले होने चाहिए स्टेमन, और फैदरी स्टिग्मा भी होना चाहिए, है ना। पोलन ग्रेन आर जनरली सराउंडेड बाय म्यूसिलेजियस कवरिंग, नहीं, म्यूसिलेज एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि पोलन ग्रेन को स्टिकी बनाता है ना। ये सब किस में चाहिए, आपके इंसेक्ट के लिए चाहिए, है ना, इंसेक्ट के लिए जरूरत होती है। तो या इसका ये नहीं होगा आपका। Which of the following a pea plant select by Mendel experiment itself only homozygous condition। कह रहे हैं मेंडल, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का क्या कहता था, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता था जब कोई एलिस जो आपके हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल ई, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये आपके होमोजाइगस है, एक जैसे हैं दोनों एलिस, ये भी होमोजाइगस है, एक जैसे हैं वो लोग, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है। अब इसमें एक ये वाला है डोमिनेंट वाले का और एक रेसिस्टिव वाले का है, लेकिन चलेगी किसी डोमिनेंट वाले की, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब इसने डोमिनेट कर लिया किसको, इसको कर दिया डोमिनेट, कि चुप रहो तुम, हमारी चलेगी। मतलब ये टॉल है आपकी, ये भी क्या, ये भी टॉल है आपकी, लेकिन ये डॉट हो गया आपकी, ठीक। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जो डोमिनेंट एलील है वो रेसिस्टिव एलील को डोमिनेट कर देता है, मतलब उसको छिपा देता है, उसकी करंट को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो कह रहा है कि मेंडल एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक्सप्रेस करें, कौन सा होता है ये वाला, सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस करेगा, और ये जो ये होमोजाइगस में तो करेगा ही करेगा, लेकिन हेटेरोजाइगस में जो कर रहा है टॉल वाला, ठीक है, लेकिन इसका कोई नहीं है। अब देखिए इसमें रेसिस्टिव वाला कौन सा है, राउंड सीड, कैपिटल आर इसको राउंड बोलेंगे, और कैपिटल आर स्मॉल आर इसको भी तो राउंड बोलेंगे, है ना। मतलब ये दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो
होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें आंसर क्या बताना है, जो ओनली होमोजाइगस में एक्सप्रेस करे, मतलब जो रेसेसिव हो। बात को समझो, क्वेश्चन घुमा फिरा के है थोड़ा, जो रेसेसिव हो सिर्फ। अब लिखा है इनफ्लेट पॉट, एक है तो फुल पॉट, मतलब जो आपकी मटर की फली है वो काफी भरी हुई है। इनफ्लेट मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ना ये, तो आपका ये डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस दोनों में आपको एक्सप्रेस करेगा। एक्सियल फ्लावर, ये भी आपको डोमिनेंट कैरेक्टर है ना। जो रेसेसिव फ्लावर कैसे होते थे, टर्मिनल होते थे, टिप पे लगे रहते हैं, ये बगल में लगे हैं, तो ये भी तुम्हारा होमो और हेटेरो दोनों में शो करेगा। लेकिन जो व्हाइट फ्लावर लिखा है और एक होता है वायलेट फ्लावर, ठीक है, ये व्हाइट फ्लावर है, ये आपका कैसा है, रेसेसिव, सिर्फ होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस कर पाएगा। हेटेरो में तो उसका दूसरे में चला जाएगा, इधर चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट कैन बी प्रोड्यूस बाय डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ हेटेरोजाइगस फॉर 3 लोकस। हेटेरोजाइगस किसके लिए है, 3 लोकस के लिए। अब जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम है आपके, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया। मान लो यहाँ पे कैपिटल टी है, इधर पे स्मॉल टी है, ठीक। यहाँ पे कैपिटल आर है तो इसके सामने स्मॉल आर होगा। इधर पे मान लो आपका कैपिटल वी है तो इसमें यहाँ पे स्मॉल वी होगा। मतलब एक लोकस ये, एक लोकस ये, एक लोकस ये, तो 3 लोकस पे कैसे है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये मैंने समझने के लिए लिया। तो हेटेरोजाइगस पे कितने हैं, 3 है। हेटेरोजाइगस फॉर 3 लोकस का मतलब हम बता रहे हैं आपको, बस ये है। तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना है, 3, मतलब स्मॉल एन बराबर कितने आ गए आपके, 3। तो एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, 2 की पावर n, ठीक है। तो जब कभी पूछे नंबर ऑफ गैमीट पूछे तो 2 की पावर n लगाओ। यहाँ पे n क्या है, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं, 3 है। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू कितने होते हैं, 8। तो 8 प्रकार के गैमीट बनेंगे, हैं 8 गैमीट बनेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन ईच सेल ऑफ द अफेक्टेड पर्सन हैज ओनली 1 क्रोमोसोम एक्स नॉट। अच्छा, एक्स नॉट है, मतलब एक एक्स की कमी होगी इसमें। देखो मैं इसे ऐसे समझाता हूं, ये क्लीव-हेंटर सिंड्रोम है, ये किसमें होता है, मेल में, ठीक। और ये टर्नर सिंड्रोम है, ये किसमें होता है, फीमेल में। अब फीमेल में एक्स होता है, मेल में एक्स वाई होता है। दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें एक मोनोसोमी हो जाए, मतलब इसका एक क्रोमोसोम गायब हो जाए, गायब हो जाएगा तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, नॉट, यहाँ पे ओ नहीं है, ये नॉट है, मतलब एक्स नॉट हो गया। अब ये गायब हुआ, ये कहां चला गया, इसके पास चला गया, तो ये एक्स वाई हो गया, ये ठीक। इसने छीन लिया, इसके पास चला गया ये, तो इसकी जो ये x हो गया और ये x वाई हो गया, ठीक है। तो कहते हैं ये 2n-1 हो गया, और ये कैसे हो गया, 2n+1 हो गया। ये क्या होती है, ट्राइसोमी, ये क्या होती है, मोनोसोमी। तो क्लीव-हेंटर सिंड्रोम इज ए कंडीशन ऑफ ट्राइसोमी, और ये क्या है, मोनोसोमी, ठीक। दोनों के दोनों आपके स्ट्राइल होंगे, ठीक। तो x0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको टर्नर सिंड्रोम को, ठीक है। याद करने का तरीका है, इसका x इसके पास चला गया, यहाँ पे आ गया x। कभी कभी एक और एक्स लगा देता है तो वो भी क्लीव-हेंटर सिंड्रोम ही होता है। मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस 240 इंडिविजुअल ऑब्टेन हुआ किसमें, F2 जनरेशन में। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग वुड बी प्योर होमोजाइगस। प्योर होमोजाइगस, यहां से पकड़िए बात को। देखो ये क्वेश्चन एक तरीका है, ये तो पूरा आप डायहाइब्रिड क्रॉस कराइए, सारे आपको पूरे आना चाहिए, है ना। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई बनाए गैमीट, यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई बनाए, फिर इनका क्रॉस कराया, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इनके आपके F2 जनरेशन, ये आपकी F1 जनरेशन है, ये गैमीट है, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब इनकी हमने सेल्फिंग कराई, इसी की जैसे एक और ले लिया मैंने, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इस प्रकार से आपने F2 जनरेशन भी देखी इसकी। तो कहते हैं F2 जनरेशन में आपके 16 बंदे आएंगे, मतलब 16 जाइगोट बनेंगे। नंबर ऑफ जाइगोट जब भी निकालना हो तो 4 की पावर n लगाई करिए, ठीक है। यहाँ पे n क्या होता है, हाइब्रिड होता है, डायहाइब्रिड है तो n की वैल्यू 2 है, तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होगा, 4 को 16, मतलब 16 बंदे बनेंगे, 16 जाइगोट बनेंगे, या तो 16 इंडिविजुअल बनेंगे, बात एक ही होती है, या 16 मेंबर बनेंगे, ठीक। तो आपके जो 16 बने हैं किसमें, F2 जनरेशन में, किसमें, डायहाइब्रिड क्रॉस में, जो 16 बंदे बने हैं, कहते हैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, और 8, ठीक। याद करने का तरीका बता रहे, शॉर्ट ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, आप तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट कैसे हैं, कंप्लीट होमोजाइगस, और 4 ऐसे हैं जो कैसे हैं, कंप्लीट हेटेरोजाइगस, और बाकी 8 ऐसे हैं, मतलब 50% ऐसे हैं जो होमो भी हैं और हेटेरो भी हैं। अब इसका मतलब देखो समझ नहीं आया होगा, देखो ऐसे होता है,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैसे है? कंप्लीट होमो है। अगर स्मॉल करते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कंप्लीट होमो है, ठीक है। और कंप्लीट हेटेरो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट हेटेरो का मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कंप्लीट हेटेरो, ये भी हेटेरो, ये भी हेटेरो, ठीक है। वो होमो हेटेरो का मतलब क्या होता है? एक तो आपको हेटेरो हो और दूसरा कैसा हो? होमो, ये होमो हेटेरो। तो 8 बंदे ऐसे होंगे जो होमो हेटेरो होंगे, बाकी 25% कैसे होंगे? कंप्लीट हेटेरो कंप्लीट होमो। तो क्या कह रहा है? प्योर होमो मतलब कंप्लीट होमो कितने होंगे? 25%। अगर यहां पे आंसर होता है कंप्लीट हेटेरो तब भी 25%, मतलब 1/4, इसका भी 1/4। और 50% कैसे होते हैं? होमो हेटेरो। तो प्योर होमो पूछ रहा है मतलब 25% निकाल दो इसका, 140, ठीक है। ये आप समझ लिए इतना? अब इसी आप देखो कितना दिया है, 240 दिए हैं, 240 इसकी कर दो, इसका 25% कितना हो? 60 और 60 और 120, मतलब 60 बंदे ऐसे होंगे जो प्योरली होमो होंगे, 60 बंदे ऐसे होंगे जो प्योरली हेटेरो होंगे, और 120 मतलब 50% ऐसे होंगे जो होमो हेटेरो दोनों होंगे, ठीक है। आपको किसी प्रकार की क्रॉस कराने की जरूरत नहीं है, सीधा देख लो कितने दिया है, उसका 25% इधर निकाल लो, 25% इधर निकाल लो, कंप्लीट होमो कंप्लीट हेटेरो, और 50% यहां पर निकाल दो, ठीक। तो आपका इसका प्योरली है 25% के 60 आंसर है। अगर ये होमो हेटेरो पूछते तो 120 आंसर होता है, या प्योर हेटेरो भी पूछते तब भी ये आंसर होता है, ठीक। वरना पूरा क्रॉस कराओगे बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ऐसे क्वेश्चन करेंगे यही तरीका है बस, 25% और 50%। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फास्फोडाइस्टर लिंकेज ज्वाइन, आपका जो पेंटोज शुगर है आपकी, ठीक है। यहाँ पे OH ले लिया, इधर OH, मतलब ये मैंने क्या बना दिया? RNA बना दिया, ठीक। और यहाँ पे CH2OH, ठीक। यहाँ पे मैंने एक बेस लगा दिया, नाइट्रोजन बेस लगा दिया, ठीक। तो ये बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और यहाँ पे अब इसका OH हटेगा और यहाँ पे H3PO4, जैसे ये फास्फोरस डबल बॉन्ड OH, ये मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना दिया, ठीक। अब इसका H हटेगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके OH हटेगा, पानी निकल के यहाँ पे लग जाएगा ऐसे करके। तो ये क्या था? न्यूक्लियो, ये आपकी पेंटोज शुगर थी, लग गया नाइट्रोजन बेस तो बन गया न्यूक्लियोसाइड, और बन गया, लग गया फास्फोरस तो बन गया पूरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो अब ये बॉन्ड क्या हो गया? फास्फोइस्टर बॉन्ड हो गया, ठीक, जो कि न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस ग्रुप को जोड़ेगा। तो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फास्फोइस्टर लिंकेज, मतलब ये वाली लिंकेज फास्फोइस्टर लिंकेज किसे ज्वाइन कर रही है? फास्फोर ग्रुप को और न्यूक्लियोसाइड को। तो टू कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है टू कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को, फॉस्फेट ग्रुप एंड न्यूक्लियोसाइड, है ना, सही आंसर है। टू हेक्सो शुगर को नहीं, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर को नहीं, ये कौन सा होता है? बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ध्रुवीकरण। ये बस, अब इसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट पेपर था, थोड़ा इजी क्वेश्चन पढ़े हैं यहाँ पर सेक्शन बी में। ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, अच्छा मतलब जो हेट्रोजीनस आरएनए बना था आपका, हेट्रोजीनस आरएनए से आपका mRNA बनाने में, ठीक है। यहाँ पे होती है क्या? आरएनए प्रोसेसिंग, है ना, आरएनए प्रोसेसिंग या स्प्लाइसिंग, है ना, स्प्लियोशन बोलते हैं। तो आरएनए प्रोसेसिंग होगी, हेट्रोजीनस आरएनए से mRNA बनाना। ये सब किसमें होता है? यूकैरियोटिक सेल में। ऐसे क्यों होता है? यहाँ पे आपके कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों आते हैं, कोडिंग नॉन कोडिंग। जो इंटरपेयरिंग सीक्वेंस है उसे बोलते हैं इंट्रॉन, और जो कोडिंग सीक्वेंस है उन्हें बोलते हैं एक्सॉन। तो हमें इसको हटाना है, किसको? इंट्रॉन को हटाना है, इधर इंट्रॉन को हटाना है, इधर इंट्रॉन को हटाना है, और जितने भी कोडोन है, कोडिंग सीक्वेंस है ये वाले इनको आपस में जोड़ना है। इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, ठीक। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, मतलब ये आरएनए प्रोसेसिंग मतलब स्प्लाइसिंग की बात कर रहा है आपकी। कह रहा है एंड ऑफ फाइब्रस एंड, फाइब्रस एंड में क्या करते हैं? कैपिंग, और थ्रीडस एंड में क्या करेंगे? टेलिंग। तो आपका ये बन गया, आपका ये क्या बना दिया मैंने? mRNA बना दिया, ठीक है, mRNA। यहाँ पे आपके इंट्रॉन लगे बीच में, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कैपिंग करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? टेलिंग करेंगे। तो कैपिंग कैसे होती है? 7,5-मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, PPP। तो 7,5-मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैपिंग होती है, और पॉली एडिनाइलेशन टेलिंग होती है, ठीक। और यहाँ पे स्प्लियोसोम लग जाएगा और इंट्रॉन को रिमूव कर देगा, बन जाएगा mRNA, ठीक। अब ये क्या है? हेट्रोजीनस आरएनए से बन जाएगा mRNA। तो ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इज कैपिंग एडेड टू फाइब्रस एंड पे क्या लगता है? कैपिंग क्या होता है? मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और पॉली एडिनाइलेज कहाँ पे? ये वाला लास्ट में टेल में जुड़ेगा ये। तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा इसमें।
सिलेक्ट द ऑर्गन विद रिस्पेक्ट टू स्टॉपिंग कोडन, UAA, UAG, UGA स्टॉपिंग होता है, इसे बोलते हैं ऑक्रे, UAA, UAG इसके कहते हैं एम्बर, इसके बोलते हैं ओपल, ऑक्रे, एम्बर, ओपल, UAA, UAG, UGA तीनों तीन स्टॉपिंग कोडन है। ये आपका मेथिनिन इनिशिएटर है, तो ऑड हो गया फर्स्ट ऑप्शन, क्यों? बाकी तीनों कैसे हैं? स्टॉपिंग कोडन, और ये कौन सा आता है? इनिशिएटर। देख लेते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपकी सबसे बड़ा क्रोमोसोम था, है ना, उसके पास कितने जीन थे? 2968, और बाई क्रोमोसोम जो फर्स्ट क्रोमोसोम है आपका, जिसके बाद इतने सारे जीन, और यहाँ पे 231 जीन, ये याद करने वाला था और कुछ नहीं, यहाँ 2968, ठीक, याद करने वाला था आपको, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। सबसे बड़ा क्रोमोसोम जो था फर्स्ट क्रोमोसोम, जिसके पास कितने जीन थे? 2968, और सबसे छोटा क्रोमोसोम बाई क्रोमोसोम, जिसके पास 231। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मतलब जिसके पास सिमेट्री कैसी हो? बायलैटरल सिमेट्री हो, ठीक है। If any plane body divided into two equal half, the symmetry is bilateral, the flower is zygomorphic, which is found in Fabaceae family. The example of Fabaceae family: Phi, Bromon, Pine, Cassia, Molaethi, Lupin and Sesbania. और ट्राइफोलियम, सिस्बेनिया ट्राइफोलियम फोटो वाले होते थे, ल्यूपिन ऑर्नामेंटल होता, और मोलिएसी मेडिसिनल होता था। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपकी क्रूसिफेरी है, धतूरा सोलानेसी है, चिली भी सोलानेसी है, तो 7 आंसर है आपका, जो कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। बाकी एक्टिनोमॉर्फिक थे। ऐसा तरीके से बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड कवर्ड बाय कार्डिनल एक्सोस्केलेटन, सही बात है, कार्डिन का एक्सोस्केलेटन वो कार्डिन का बना होता है, और आर्थ्रोपोड हैव जॉइंटेड अपेंडिक्स, ये भी ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका डिस्टिंग्विश फीचर है, स्पेसिफिक फीचर है, जो ये चीज तो नॉर्मल बात है ना, ये तो कैरेक्टर है दोनों, तो एक दूसरे को कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड ऑप्शन जॉइंटेड अपेंडिक्स होते हैं ना, ट्रू सेगमेंटेशन होगा इसमें, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। कलर ब्लाइंड, अच्छा ये क्वेश्चन बढ़िया है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन खतरनाक वाला। इसमें हम देखेंगे मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मतलब रिश्तेदारों के बीच शादी जो होती है ना, तो वो देखेंगे यहाँ पे। कहते हैं कि कलर ब्लाइंड मैन है, ओके बना दिए, कलर ब्लाइंड मैन एक्स बाई, कलर ब्लाइंड मैन हो गया। मैरी शादी कर रहा है किससे? नॉर्मल विजन वुमेन से, इसकी शादी हो गई ऐसी फीमेल से जो नॉर्मल विजन की है, ठीक है, नॉर्मल विजन की, एक्स एक्स। क्या नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंड इन देयर फैमिली, मतलब इसकी हिस्ट्री कोई कलर ब्लाइंड, मतलब देख रहे हैं कैरियर है कि नहीं है, ये बता रहे हैं कि कोई प्रकार का कैरियर नहीं है, क्यों? हिस्ट्री कुछ नहीं है इसमें। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रैंडसन, बस ये चीज आ गई है यहाँ पे, ग्रैंडसन पूछ रहा है, मतलब हमें सेल्फिंग करानी पड़ेगी, इसके जो बच्चे बनेंगे उनकी आपस में शादी करानी पड़ेगी बच्चों की, मतलब भाई बहन की शादी करानी पड़ेगी, इसे कहते हैं मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, लेकिन यहाँ मजबूरी है, करानी तो पड़ेगी भाई, है ना। तो ग्रैंडसन हमें देखना है, बीइंग कलर ब्लाइंड, कितने कलर ब्लाइंड हो गए। अब इसमें देख लो, पहले डॉटर बना लेते हैं, डॉटर बना लेते हैं, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, दोनों डॉटर बना लेते हैं, तो एक एक्स तो इधर से आ जाता है फीमेल, और दूसरा एक्स कहां से आता है? मेल के पास, इधर एक्स इधर एक्स, तो डॉटर बन गया। अब बाई आता है इधर, मेल बना लो, दोनों मेल बनेंगे, बाई आता है इधर से, एक्स दोनों कहां आएंगे? इधर से आएंगे, दोनों एक्स एक जैसे हैं, ये बन गया, ठीक। तो ये आपकी बन गई क्या? F1 जनरेशन। अब दोनों एक जैसे हैं, ये फीमेल है ये मेल है, मतलब ये सन है ये डॉटर है, इनकी करा दो आपस में शादी, करा दो, एक उठा लो, एक्स एक्स कैरियर है, और यहाँ पर एक्स बाई, ठीक। अब डॉटर बना लेते हैं, डॉटर का एक एक्स कहां से आता है? हमेशा दोनों डॉटर पास एक एक्स हमेशा आता है मेल के पास से, और एक आता है फीमेल के पास से, तो एक फीमेल के पास से आएगा और एक नॉर्मल वाला आएगा, ठीक। अब दोनों मेल बना लेते हैं, बाई बाई, तो बाई आता है यहाँ से, और दोनों एक्स कहां से आएंगे इनके पास? एक आएगा ये वाला एक्स फीमेल के पास से, और एक आएगा ये वाला एक्स, ठीक, नॉर्मल वाली। तो ये आपकी बन गई क्या? F2 जनरेशन। ये मैंने क्या कर दी? मैटिंग करा दी बिटवीन रिलेटिव्स, भाई बहन की शादी हुई यहाँ पे। अब इसमें ये ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन ये है आपके, ये ग्रैंड डॉटर है, तो इसमें देखना कलर ब्लाइंड कितनी है? एक ही, ये तो है, तो 25% चाइल्ड ऐसे हैं जो कैसे हैं? कलर ब्लाइंड, और 25% चाइल्ड मेल चाइल्ड कैसे हैं? नॉर्मल, 25% फीमेल चाइल्ड कैसी है? नॉर्मल, और 25% कैसी है? कैरियर, ठीक। तो पूछ रहे हैं कि कलर ब्लाइंड कितनी थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रैंडसन कितनी है? 25%, ठीक। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, या कहते मेल गैमीटोफाइट, या कहते पॉलन ग्रेन, है ना, इन द स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ गैमीट जरूरी नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट ये है आपका ट्रांसफर ऑफ गैमीट एंड, नहीं कुछ नहीं भाई, सेकंड ही सही होगा आपका।
ये आते हैं भाई आपके पिरामिड आ गए। पिरामिड है, देख लेते हैं क्या है। कह रहा है ए पिरामिड जो है इन्वर्टेड है, ये कैसा है इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक। और ये कैसा है अपराइट है, अपराइट पिरामिड। कहते हैं ए पिरामिड मतलब अब ये वाला बायोमास ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नहीं भाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायोमास के रिगार्डिंग कैसा होता है, अपराइट होता है ये, ठीक है, ये अपराइट होता है। बी ये वाला बी पिरामिड एनर्जी ऑफ ओशियन इकोसिस्टम, जैसे ही उन्होंने बोल दिया एनर्जी, हम आगे कुछ देखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है। बस एनर्जी बोल दो, बाकी कुछ भी बोलो तुम, ओशियन बोलो आप, फॉरेस्ट बोलो, कुछ भी बोलो आप, एनर्जी ऑलवेज अपराइट। करेक्ट पूछना था, ये आ गया आंसर, पक्का ये दोनों गलत होंगे। कह रहा है ए ये वाला पिरामिड ऑफ एनर्जी हो ही नहीं सकता, इन्वर्टेड है, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बी पिरामिड ये वाला नंबर का है, कह रहा नंबर किसका है, सिंगल ट्री इकोसिस्टम। देखो ऐसा नहीं होता, इसका मतलब स्पिंडल शेप होता है, ऐसे करके स्पिंडल शेप होता है, ऐसे करके। कैसे होता है अभी बताते हैं। देखो सिंगल ट्री हैव मैनी इंसेक्ट, सिंगल ट्री हैव मैनी इंसेक्ट मतलब ये बड़ा हो गया। आल्सो हैव मैनी स्मॉल बर्ड्स, ठीक, और वन लार्ज बर्ड, तो हो गया ना स्पिंडल शेप। ये ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये भी ठीक है, स्पिंडल शेप हो गया। सिंगल ट्री मैनी इंसेक्ट और मैनी स्मॉल बर्ड्स एंड सिंगल लार्ज बर्ड, हॉक बोलो या ईगल बोलो, ठीक, कैसा है स्पिंडल शेप हो गया, ठीक है। तो सिंगल ट्री का कैसा हो गया स्पिंडल शेप। ये कह रहा है कि बी को ये अपराइट नहीं होता है, स्पिंडल शेप होता है, तो ये भी गलत हो गया आपका, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, असल रीजन है ऑक्सीजन एंड साइटोकिनिन एंटागोनिस्टिक होते हैं किसकी रिगार्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू एपिकल डोमिनेंसी, सही है। सिर्फ लंबाई में ग्रोथ कहते हैं एपिकल डोमिनेंसी, और चौड़ाई में ग्रोथ ये किसे करेगा, साइटोकिनिन करेगा। सिर्फ लंबाई में ग्रोथ कम करेगा ऑक्सीजन, कहते हैं एपिकल डोमिनेंसी। तो एपिकल डोमिनेंसी ड्यू टू ऑक्सीजन, अगर हम इसको एपिकल डोमिनेंसी मतलब इसके एपिकल वन को रिमूव कर दें तो आपकी ब्रांचेस भी बनने लगती थी, किसकी वजह से, साइटोकिनिन की वजह से, है ना, ब्रांचेस भी बनने लगती थी। हेज मेकिंग, ट्री प्लांटेशन वगैरह में आपने पढ़ा होगा ये। तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, किसकी रिगार्डिंग, एपिकल डोमिनेंसी की रिगार्डिंग, सही बात हो गई है। एंड ऑक्सीजन प्रमोट करेगा एक्सेशन इन ओल्डर एंड मैच्योर लीफ, बिल्कुल सही बात है। देखो ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जो आपके यंग लीफ हैं और यंग फ्रूट्स हैं, अगर वो यंग हैं तो उसको प्रमोट करेगा कि तो अब तुम बने रहो, तुम टंगे रहो, मतलब ब्रांचेस में टंगे रहो, अभी तुम गिरना मत, ठीक। और जैसे भी बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं अब तुम निकलो यहां से, तो प्रमोट करेगा किसको, यंग और यंग टिश्यू को, और इनहिबिट करेगा किसको, एब्सेशन, एब्सेशन मतलब प्रमोट करेगा अब तुम निकल लो यहां से, है ना, अगर कहीं बूढ़े हो चुके हो तो। मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स मतलब पक गया हो, तो ये बात सही हो गया, लेकिन इसका एक्सपेडिशन नहीं करेगा, है ना, ये चीज अलग हो गई, ये चीज अलग हो गई है, तो सेकंड ऑप्शन। अंडर जेट प्रोसीड्यूर जायगोट ऑफ एम्ब्रियो अप टू 8 सेल का है, कैन बी ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। अगर मोर देन 8 होता था तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर आईयूटी होती थी, और पहले उन्होंने बोल दिया जेट बोल ही दिया तो फैलोपियन ट्यूब में ही करेंगे। क्वेश्चन तब अच्छा बनता है जब इनको यहां से बोलना चाहिए था, है ना, यहां से जायगोट और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर इनटू, तब होता है फैलोपियन ट्यूब आंसर। इन्होंने पहले ही जिप्ट बोल दिया, तो जिप्ट का मतलब ये जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। और मोर देन 8 में आईयूटी होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। बच्चों फॉलोइंग इज नॉट ए सीरियल कम्युनिटी, सबसे पहले होती है पायनियर, है ना, इसके बाद बहुत सारी होंगी सीरियल, और बाद में बनेगा क्लाइमैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट वेजिटेशन इन जनरली होती है लाइकेन, और लास्ट वाली फॉरेस्ट, और बीच में बहुत सारे होंगे, कौन से, कुछ भी हो सकते हैं, काफी सारे हो सकते हैं, ब्रायोफाइट हो सकते हैं, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कुछ भी हो सकता है, किसी की भी रिगार्डिंग ले लो। तो लाइकेन हमेशा क्या होता है, पायनियर, ठीक है, और फॉरेस्ट बन गया ये क्या हमेशा क्लाइमैक्स में आता है। लेकिन बीच की जो भी स्टेजेस हैं आपकी सब कैसी होती है, सीरियल, है ना, मीडियट कंडीशन में आएंगे। तो कह रहा है नॉट ए सीरियल कम्युनिटी, तो नीरज सीरियल ये नहीं है, सीरियल ये नहीं, क्यों, ये क्लाइमैक्स है, ये पायनियर है, तो ए एंड डी। The effect of reduction of biodiversity has been explained through Revert-Popper hypothesis. Revert-Popper hypothesis दी थी पॉल इंडिस ने, और उन्होंने कहा था आपका एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, मान लो मैंने आपका ये प्लेन बना दिया, ये आपका प्लेन बन गया खूबसूरत सा, ठीक है, जेट प्लेन बन गया। अब यहाँ पे इसकी रिवेट लगी है, मतलब कील लगी है, नट बोल्ट लगे हैं, ठीक है, नट बोल्ट लगे हैं, ठीक, नट बोल्ट लगे हैं। तो
प्लेन है आपका ये, ठीक है, प्लेन। अब प्लेन का कंपैरिजन किससे किया है उन्होंने? इकोसिस्टम से, आपका पूरा इकोसिस्टम जो है, ठीक है, इकोसिस्टम से किया। अब बाकी ये रेबिट है, इसकी ये रेबिट है, रेबिट है, इसका कंपैरिजन किससे किया? स्पीसीज से, ठीक है। तो कहते हैं अगर हम किसी पेड़ की रेबिट या इसकी जो कील है इसको चुरा के ले जाते हैं, रेबिट पोपट, रेबिट पोपट, पोपट मतलब चुराना है ना, पोपट पोप मतलब होता है चुराना। अगर इसकी रेबिट हम चोरी कर ले जाएं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसे कहते हैं अगर स्पीसीज को मारने लगे, है ना, स्पीसीज को मारने लगे मतलब रेबिट को चुराने लगे, स्पीसीज को मारने लगे तो एक दिन ऐसा आएगा इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लेन क्रैश हो रहा है रेबिट इसकी कील को चुराने से, ऐसे स्पीसीज को आप छेड़छाड़ी कर रहे हैं, आप उसको एक्सटेंट हो जाएगी तो इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा आपका। तो रेबिट पोपट हाइपोथेसिस का सिंपली मीन यही है, और पॉल एलरिच ने बताया दिया था, ठीक है, पॉल एलरिच। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, which are the following an example of organism that recently become extinct in Africa? अफ्रीका से कोगा, ठीक है, जेब्रा मतलब घोड़े का ये था स्पीसीज। स्टीलरसीका ऑफ रसिया, ये रसिया से गायब हुई है। थालेसिया ये ऑस्ट्रेलिया से गायब हुआ है। सब स्पीसीज ऑफ तस्मेरियन टाइगर था, ये तस्मेरियन टाइगर। डोडो मॉरिसस ये बर्ड का नाम है, ये मॉरिसस से गायब हुई, ये ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गया, ये रसिया से, और ये अफ्रीका से गायब हो गया, ठीक है, जेब्रा कोगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? एनरिचमेंट ऑफ जैसे डीडीटी वगैरह है, डीडीटी है ना, इसका जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखेंगे तो इसका कंसंट्रेशन है हर ट्रॉपिक लेवल में, जैसे T1, T2, T3, T4, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स की जो एनरिचमेंट है वो कंसंट्रेशन वो बढ़ती जाएगी, है ना, ट्रॉपिक लेवल के साथ साथ। तो मैक्सिमम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, मतलब मैग्नीफाई हो गया वो, मैग्नीफाई का मतलब इंक्रीज होना, बायोमैग्निफिकेशन। फाउंड टू बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन एक्वाटिक फूड चेन। तो मैक्सिमम कहाँ हो गया? लास्ट वाले में, है ना, एक है टॉप वाले ट्रॉपिक लेवल में, सबसे टॉप वाले में। तो कहते हैं जूप्लैंक्टन है, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, फिश ईटिंग बर्ड। सबसे वाले हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में किसे रखेंगे हम? फिश को। तो कहते हैं 0.004 पार्ट्स पर बिलियन होता था, किसमें? पानी में। इसमें ग्रो कर रहा है जूप्लैंक्टन, तो हो जाता था 0.03, ये कितना था? 3 था शायद, हाँ 3 था, 0.003, 0.004 हो जाएगा किसमें? जूप्लैंक्टन में, और 0.05 हो जाएगा किसमें? तुम्हारे स्मॉल फिशेस में। फिर लार्ज फिशेस के पास जाएगा कितना? लगभग 2 पार्ट्स पर मिलियन, ये पार्ट पर मिलियन में, ये भी पार्ट पर मिलियन में। फिर सीधा हो जाएगा 25 पार्ट्स पर मिलियन, किसके पास? तुम्हारे लार्ज फिशेस के पास, है ना। और जिसको बर्ड ईट करेगी, जो बर्ड खा लेगी, तो इसके पास और ज्यादा हो जाएगा, तो 4000 मिली कैरेट। तो इसमें हमें ये दिख रहा था अगर मिनिमम पूछते यहाँ पे, मिनिमम पूछते तो क्या होता? जूप्लैंक्टन आंसर होता। फिर मैक्सिमम पूछेंगे तो सबसे टॉप वाला होगा। रमेश चंद्र डगार ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, इन्होंने 5000 किसान मिलके इन्होंने ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करी थी पहली बार। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, रमेश चंद्र डगार, हरियाणा और सोनीपत के 5000 किसानों ने मिलकर ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट करी थी। हाउ मेनी ऑफ द मेयोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट? देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सीधे याद रख लो, जो सीड है वो n बराबर कितना दिया? 100। एक फॉर्मूला बताएंगे 5n/4। तो नंबर ऑफ मियोसिस पूछे तो लगा दो 5n/4, ये फॉर्मूला याद रख लो। अभी कैसे निकलता है ये मैं यही आपको बता सकता हूँ, ठीक। तो 5n/4, n बराबर कितना है? 100, तो 5 × 100/4, ठीक है। निकालो भाई कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 5n/4, 125 आंसर आएगा आपका। 25 में 125। अभी निकलते कैसे हैं देखो, ये आपको बता देता हूँ थोड़ा। कहते हैं सीड किससे बना होता है? एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, दोनों से मिलकर एक एम्ब्रियो बना होगा। एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो किसके अंदर? सीड के अंदर है। तो मतलब हमें जितने सीड चाहिए, मतलब 100 सीड चाहिए, तो 100 मेल गैमीट भी चाहिए, 100 फीमेल गैमीट भी चाहिए, है ना। तो 100 मेल गैमीट बनाने के लिए, यहाँ पे 100 मेल वाले गैमीट बनाने के लिए हमें मियोसिस कितनी करनी चाहिए? इसका 1/4 करनी पड़ती है। क्यों? 1 से 4 बनते थे, 1 से 4 बनते थे, तो n/4 मतलब 25 मियोसिस चाहिए यहाँ पे, ठीक। और लेकिन 100 फीमेल गैमीट बनाने के लिए 100 ही मियोसिस चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 बनती थी, 3 हो जाती थी डिस्ट्रॉय, मतलब एक मियोसिस से एक ही बनती थी। तो 100 फीमेल गैमीट बनाने के लिए 100 मियोसिस चाहिए यहाँ पे,
और यहाँ पे 25 चाहिए, तो 100 हो गया 125 आंसर। ठीक, तो उस प्रकार से 125 ये कॉन्सेप्ट वाला हो गया, ये ट्रिक होगी। पार्ट 2 देख लेते हैं। पेनेटुला सी पेन होता है, मेटाजेनेसिस नहीं होता। ओवेलिया के पास होता है मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन इन ओवेलिया इज मेटाजेनेसिस, जिसमें पॉलिप और मेडुसा अल्टरनेट आती हैं एक दूसरे के। एस्टीरियास आपका ये कैनोडर्मेटा होता है। पजेजिस वाटर कैनाल नहीं, वाटर वेस्कुलर है ना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। प्लीरोबैंकिया एक्टिवेट इंटरनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। प्लीरोबैंकिया एंड टीनोब्रैंकिया, टीनोप्लाना, ये दोनों किसके, टीनोफोरा के बंदे थे। ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पहली बार मिला था ओविया में। ये इंटरनल बता रहे हैं गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। और कहते हैं चीटो चीटोप्लिरा कहते हैं, मोलस्का का बंदा है ये। पजेजिस कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन, बिल्कुल सही बात है। देखो कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन बोले तो सेल, इसको बोलते हैं क्या, सेल। ये कहते हैं मेंटल है ना, मेंटल नाम सुना होगा, मेंटल। और कैलकेरियस स्पिक्यूल पूछे है ना, स्पिक्यूल पूछे तो क्या होता है आंसर। पॉरीफेरा में भी था और कैलकेरियस ऑसिकल्स भी थे। कैलकेरियस ऑसिकल पूछे तो कैनोडर्मेटा, कैलकेरियस स्पिक्यूल पूछे तो पॉरीफेरा, और कैलकेरियस सेल पूछे तो मोलस्का। कैलकेरियस का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट की बने। ठीक, स्पिक्यूल ऑसिकल्स ये सारी चीजें एनसीईआरटी में समझ लीजिएगा भाई। और सेल अमंग दिस, अच्छा ओके, बहुत सारे दिख रहा है। हाउ मेनी पजेस ट्रू सीलोम एंड सेगमेंटेशन, ट्रू सीलोम भी हो और सेगमेंटेशन भी हो। ओके देख लेते हैं। ट्रू सीलोम और क्या हो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। देखो सेगमेंटेशन में तो 3 ही आते हैं, आओ अब काटे, एनालिटा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। आओ अब काटे का मतलब क्या हुआ, काटे का मतलब सेगमेंटेशन है ना। तो ट्रू सेगमेंटेशन मतलब मेटामेरिज्म किसमें होता है, एनालिटा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। अब ट्रू सेगमेंटेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, एनालिटा से स्टार्ट हुआ था। तो सारे के सारे ट्रू सीलोम ही है एक तरह से, है ना। इसके पहले सीडोसीलोम था, इसके हेल्मिथीज, इसके बाद एसीलोम था। अब कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉर्डेटा भी होते हैं और एनालिटा भी होते हैं, है ना। इसके बाद ओपन होता है, इसको हटा दो। तो अब जो आंसर होगा या तो इसका होगा आंसर या फिर इसका होगा, देख लो तुम। ठीक है, तो अब इसमें किया एडी आर्थ्रोपोडा है, नहीं होगा भाई। लिमुलस आर्थ्रोपोडा, लिमुलस किंकरा बोलते हैं इसको, ये भी आर्थ्रोपोडा, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। फेराडोमोपोस्टमा आर्थ्रोपम, ये एनालिटा का आ रहा है, ये आंसर है आपका। ठीक, एंकाइलोस्टोम, ये तो कैनोडर्मेटा है, ये तो बहुत पीछे चला गया, ये आंसर नहीं होगा। एंटीटोन, ये तो आपके शायद कैनोडर्म है ना, हाँ कैनोडर्म होता है, तो ये भी नहीं है, यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं होता इसके पास। तो आपका एक ही आंसर है। ठीक है, जिसके पास सेगमेंटेशन भी हो, ट्रू सीलोम भी हो और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो। कॉर्डेट बताना सही, ऑल कॉर्डेट पजेजेस नोटोकॉर्ड एडल्ट एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज, गलत बात है। एम्ब्रियोनिक स्टेज, अब जैसे यूरोकॉर्डेटा है, तो यूरोकॉर्डेटा एक तुमने नाम सुना होगा, साडू, SADU, यूरोकॉर्डेटा, सल्फा एसिडिया डोलिनम। तो ये एसिडिया है, एक्चुअली में ये क्या है, हार्डवानिया का लार्वा होती है। तो यूरोकॉर्डेटा के जो बंदे होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड और सिर्फ लार्वा स्टेज में होती है, एडल्ट स्टेज में नहीं होती है। तो जो आप ये बात बोल रहे हैं कि सारे कॉर्डेट के पास नोटोकॉर्ड है, एम्ब्रियोनिक और एडल्ट दोनों में होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। एम्ब्रियोनिक में सिर्फ एडल्ट में नहीं होती, किसमें, यूरोकॉर्डेटा में। तो एक एक्सेप्शन है इसका, तो ये आंसर नहीं होगा। कह रहे हैं ऑल कॉर्डेट द डोर्सल हॉलो नर्व कोड इज प्रेजेंट, ये बात सही है आपकी। देखो डोर्सल होती है, हॉलो होती है और सिंगल होती थी। ठीक है, और वहां पे कैसी होती थी, वेंट्रल, सॉलिड और डबल। ठीक है, ये सही लग रहा है हमें, फिर भी देख लेते हैं आगे। हार्ट इज वेंट्रल होता है, ऑल कॉर्डेट विदाउट एनी एक्सेप्शन नहीं भाई। वेंट्रल हार्ट एक कैस्टिटिव फीचर ऑफ कॉर्डेट है, नो डाउट, लेकिन विदाउट एनी एक्सेप्शन वाली बात करो। क्यों, सेफेलोकॉर्डेट ले लो आप, सेफेलोकॉर्ड, ब्रांकोस्टोमा, लेंसलेट वगैरह, इनके पास हार्ट होती नहीं है। हार्ट नहीं होती तो ब्लड पंप कैसे करेगा। इनके पास जो वेंट्रल एओर्टा होती है वो हार्ट की तरह काम करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वेंट्रल एओर्टा होती है इनके पास। तो हार्ट सिर्फ इन्हीं के पास हार्ट नहीं है, बाकी सबके पास है। तो ये गलत हो गया आपका। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट इन एडल्ट, से सही बात है। कह रहा है इन सम कॉर्डेट ओनली, नहीं सम नहीं, ऑल, मोस्टली सबके पास होती है पोस्ट एनल टेल, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है सम कॉर्डेट ओनली नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ पे ओनली नहीं लगाना चाहिए था, तो ये गलत हो गया उस हिसाब से। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Read the following statement, choose the correct statement. The amphibian possesses eyelid and tympanum represent the ear, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एम्फीबिया नहीं, रेप्टाइल्स भी आल्सो टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, मतलब इसे आउटर ईयर होता ही नहीं है इसके पास, है ना। सिर्फ टिम्पेनम से स्टार्ट होगा कान की, सही हो गया। एनिमल विच पोजेसेस पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन इंक्लूड इन सुपर क्लास स्पाइसेस, सही बात है। जो आपकी डिवीजन था कौन सा, देखो कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा।
अब वर्टिब्रेटा की दो डिवीजन, एग्नेथा जेम्थोस्टोमेटा, ठीक है, एग्नेथा को साइड में कर दो। जेम्थोस्टोमा की दो सुपर क्लास, कौन सी, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। तो जो पाइसिस और टेट्रापोडा को हमने डिवीजन किया है वो किस बेसिस पे किया है, उसका बेसिस ही है क्या, प्रेजेंस एंड एब्सेंस, प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अगर फिन है, लोकोमोटरी ऑर्गन अगर फिन्स है तो बोल दिया पाइसिस, अगर आर्म है, फोर आर्म या हैंड आर्म है ना, तो बोल दिया टेट्रापोडा, ठीक, टेट्रापोडा, जिसमें आपकी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स आते थे। पाइसिस में आपकी सारी फिश आ जाती, कार्टिलेज फिश, बॉनी फिश। तो इसका बेसिस क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन ही है। तो कहते हैं एनिमल विच पॉजेसेस पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन होते हैं, सुपर क्लास पाइसिस में रखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है आपका। तो बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये देख लेते हैं, ये क्या भाई, ये आपका कार्टिलेज है, कार्टिलेज लग रही है, ये आपकी बोन लग रही है, ठीक, ये बोन है। कह रहा है ए, ये वाला, इंक्लूड इन डेंस रेगुलर, नहीं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होती है। ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, नॉट अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो गलत हो गया। कह रहा है बी, अलाउ कंप्रेशन एंड प्रेजेंट इन लिम्ब, ये इसके लिए सही है। कंप्रेशन को अलाउ ये करते हैं, ये परसिस्ट करते हैं, अगर इनको कंप्रेस करेंगे टूट जाएंगे बेचारेंगे, ठीक है, तो ये करेंगे कंप्रेशन को, ये भी गलत हो गया। और लिम्ब में प्रेजेंट है, ये बात तो ठीक है इसकी, लेकिन ये अलाउ करेंगे कंप्रेशन को, ये बात गलत हो गई है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इन ह्यूमन ए, अच्छा ये वाला, कंसिडर्ड एज हीमोपोएटिक ऑर्गन, नहीं, हीमोपोएटिक ऑर्गन ये होता है, वो भी कौन सी, लॉन्ग बोन वाली, ठीक है। मतलब हीमोपोएटिक ऑर्गन का मतलब ये होता है ऐसा ऑर्गन जो ब्लड को बनाए, जैसे लॉन्ग बोन में बोन मैरो होती थी, ब्लड को बनाता था। तो हीमोपोएटिक ऑर्गन कौन सी, बोन होती है, नॉट कार्टिलेज। तो ये आपका गलत हो गया, ये बी के रिगार्डिंग सही था। कह रहा बी, ये वाला, इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल, सही बात है, दैट आर अटैच्ड टू देम ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है ना। बोन से जुड़ी हुई मसल क्या होता है, स्केलेटल मसल बोलते हैं, वॉलंटरी नेचर की होती है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैराकार्डियल डक्ट, ये थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर दिया गया था, है ना, तो एनसीईआरटी में नहीं है फिलहाल ये। देख लेते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैराकार्डियल डक्ट कंपाउंड एपिथेलियम होती है, मतलब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम, कॉमनली कॉल्ड स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब मल्टी लेयर। अगर एपिथेलियम आपकी काफी सारी लेयर में हो तो कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल कॉलम में हो नहीं सकती है, ये स्टमक इंटेस्टाइन में होती है। सिलिंडर हो नहीं सकती है, ये ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में होगी। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपकी ये भी नहीं हो सकती है ना, सलाइवरी ग्लैंड और पैराकार्डियल डक्ट में। ये कहाँ होती है आपकी, नेजस निट्रिटेटिंग मेम्ब्रेन, नेजस मेम्ब्रेन, है ना, बोमेन कैप्सूल वगैरह, और बोमेन कैप्सूल की पोडोसाइड में, और इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स में, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में, मतलब एल्वुलाई में, और सीजोसा एपिथेलियम ऑफ जीआईटी में। इतनी जगह आपकी होती है कौन, स्क्वामस वाली। तो कंपाउंड एपिथेलियम होती है किसमें, इन दोनों में। ये थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं है फिलहाल, इसको अलग से याद कर लीजिएगा। सिलेक्ट द हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। देखो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, मेनली होता है ग्लूकेगॉन, ठीक है, ग्लूकेगॉन। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप लगा देना कॉर्टिसोल, ठीक है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा देना क्या, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन ले लो, नॉन एड्रिनलिन ले लो, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन, मतलब कैटेकोलोनिस, मतलब इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी हम ग्लूकेगॉन को देंगे, दूसरी इसको देंगे कॉर्टिसोल को, तीसरी देंगे इसको। अगर और ऑप्शन में तो और लगा देना, और कोई दो दिए हैं बोथ ऑप्शन में तो बोथ लगा देना। अब तीनों दिए हैं, किसी एक को चूज करना है तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे, ठीक है, इसको देंगे, इसके बाद इसको देंगे। अब देखो इसमें एपिनेफ्रिन भी दिया है, कॉर्टिसोल भी दिया है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, कॉर्टिसोल को, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन भी आपके हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम इसको देंगे। अगर बोथ ऑप्शन होता, बोथ 2 और 3, तो अब वही लगाते हैं हम, ठीक है। सेक्स कॉर्टिसोल ये भी नहीं होता है, एल्डोस्टेरोन भी नहीं होता है, तो कॉर्टिसोल होगा यहाँ पे। याद रखिएगा इस चीज को, ये 3 मेनली हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे। पिट्यूटरी कह रहा है विच लोब ऑफ पिट्यूटरी कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस थ्रू हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। और बाकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो डायरेक्ट एक्यूनम से कनेक्टेड थी, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी एक स्पेशल पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड था, जैसे बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम क्या होगा, एडिना हाइपोफिजिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को नेजल हाइपोफिजिस बोलते थे। प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, सही बात है।
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट पे सेल पट कर, ये भी ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड, वो भी कौन से वाला, कॉर्टेक्स वाला, कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, सही बात। जीएनआरएल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा किस पे, गोनाड पे नहीं, एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और निकलवाएगा क्या, एलएच, और निकलवाएगा क्या, एफएसएच, किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्या काम है इनके, एलएच जाएगा ओवरी पे, निकलवाएगा क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एफएसएच जाएगा ओवरी पे, निकलवाएगा क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक। और मेल में भी काम होता है, ये टेस्टोस्टेरोन निकलवाएगा और ये स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा, ठीक है। दोनों के काम को अलग चीज है। निकल एलएच एफएसएच क्या होते हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं। निकलते कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कैसे निकलते हैं, जीएनआर एक्ट करता है। जीएनआर कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। एक्ट ऑन गोनाड्स नहीं, एक्ट ऑन गोनाड्स तो ये होते हैं, है ना, ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे और फिर जो उससे निकलवाएगा वो करेंगे गोनाड पे। मैचिंग है भाई, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले उसे पकड़ो। आज मैचिंग के क्वेश्चन काफी कम थे। तो लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन, 1:2, 1:2, 1:2, दो ऑप्शन में, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो बी इज फर्स्ट है, यहाँ बी इज फर्स्ट है, मतलब बी इज फर्स्ट को देखने की जरूरत है नहीं, तो बी इज फर्स्ट होगा पक्का, थर्ड सेंटर हो गया। सी इज 4 है, यहाँ सी इज थर्ड है। डिसाइडिंग फैक्टर है हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा से बोमेट सेंटर होता है, तो सी इज 4 है ना। हाइपोथैलेमस मेजर कोऑर्डिनेट सेंटर होता है, ओके ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाया करिए सर, पहले एक को पढ़ लो जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस हो और फिर जिसमें नहीं हो उसे एलिमिनेट कर दो। वेस्टिबुलर apparatus कंटेन सेमीसर्कुलर कैनाल एंड ऑटोलिक ऑर्गन, सही बात है। देखो ये आपका हो गया यूट्रिकुल, यूट्रिकुल, ठीक है, पूरा बना के बता दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, सैक्यूल, ठीक है, सैक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ये हो गया ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन है आपका ये, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किसका, ये वेस्टिबुलर apparatus का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऊपर यूट्रिकुलस नीचे सर्कुलस, यानी कि बीच जो डक्ट होती है उसे कहते हैं यूट्रिकुलो सर्कुलर डक्ट, और ये होता है एंडोलिम्फेटिक डक्ट, और ये होता है एम्बोलिम्फेटिक सैक जो धसा होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो यूट्रिकुलस सर्कुलस, इसमें होंगे कुछ रिसेप्टर, इसमें भी कुछ होंगे रिसेप्टर, ठीक। तो इसके रिसेप्टर, इसके रिसेप्टर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मैक्यूली, मैक्यूली बोलेंगे इसको, मैक्यूली। अब इसमें होंगे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ऐसे करके, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। सेमी सर्कुलर कैनाल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे करके, मतलब ये लास्ट वाला पार्ट है इसको फूला हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं एम्फुला, ठीक है। अब ये 3 होती है, तीनों यहां लगी, 3 यहां पे लगी। अब इस एम्फुला के पास होते हैं रिसेप्टर, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, क्रिस्टा एम्फुलैरिस। तो क्रिस्टा एम्फुलैरिस और यहां से मैक्यूला, दोनों रिसेप्टर हैं और दोनों के दोनों बॉडी बैलेंस में हेल्प करेंगे। तो यूट्रिकुल और सैक्यूल को दोनों मिलाकर हम बोलते हैं ऑर्डिनल ऑर्गन, ठीक है। तो ऑर्डिनल ऑर्गन और सेमी सर्कुलर कैनाल जिसमें ये लगी है कैनाल, दोनों मिलाकर क्या करेंगे, बॉडी बैलेंस करेंगी, और जो कि वेस्टिबुलर apparatus का पार्ट होता है। तो ऑर्डिनल ऑर्गन, मेम्ब्रेन नहीं, ऑर्डिनल, ये रहा ऑर्डिनल ऑर्गन एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Hexos are rapidly absorbed across the wall of small intestine, capillary which finally into hepatic portal vein, है ना। जो भी हम खाना खाते हैं एब्जॉर्ब होता है सबसे पहले हेपाटिक पोर्टल वेन में आता है, इसके बाद जाता है लीवर के पास। सिस्टम क्या होता है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। 163 देख लेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। विच आर द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। देखो 1100 प्लस 1200, ये अंदर होता है लंग्स के अंदर, मतलब एल्वेलाई के अंदर है। ये होता है ईआरबी और ये होता है क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्या, 3000 ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं आईआरबी। और हम नॉर्मल ले सकते हैं क्या, 500 वाला ले सकते हैं, जिसको बोलेंगे क्या, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम और 3000 वाला, ये 500 और 3000 वाला बाहर रखो, ये टीडबी थी, ये आईआरबी, और ये ईआरबी और आरबी। इन दोनों को ईआरबी आरबी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ईआरबी और आरबी को। और ये बाहर हो गया यहाँ पे। अब ईआरबी और टीबी हो गया ईसी, मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और आईआरबी और टीबी दो हो गया क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब ये क्या हो गया, आईसी, ठीक है। अब बताओ, और टोटल लंग्स कैपेसिटी में तो 4 वॉल्यूम आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी में, ठीक है। लेकिन वाइटल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट होता है। वाइटल कैपेसिटी मतलब वो वॉल्यूम होता है जब हम फोर्सफुली एस्पायरेशन करें नॉर्मल के बाद, तो फोर्सफुली एस्पायरेशन करेंगे तो हम ईआरबी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये कभी वॉल्यूम बाहर नहीं निकलता है 1200 वाला, मतलब आरबी वाला कभी नहीं निकलेगा, हमेशा रहता है कि ये भी निकल जाएगा तो ये कोलेप्स कर जाएगा, हम मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी हमारी, ठीक। तो ये कभी नहीं निकलता है।
तो ये 1100 वाला और 500 वाला 3000, तीनों को मिला के बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जो हमें वाइटल बनाने का काम करेगा। ठीक, वाइटल कैपेसिटी। तो टीवी प्लस ईआरबी और प्लस आईआरबी, इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। और एक और जोड़ दो इसमें, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो हो गया टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, आईसी मैंने बता दिया था, टीवी और आईआरबी को आईसी कहते हैं और ईआरबी और टीवी को क्या बोलते हैं? ईसी कहते हैं। तो कह रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम किसमें डिफाइन होता है? टीएलसी में, है ना, और कहीं नहीं। टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब मैं पूरा सांस लेके भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन टाइम लग जाएगा। क्या मतलब उसी का? कहते हैं कि लिस्ट इन द गिवन स्ट्रक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन बॉक्स, कह रहा हाउ मेनी डू नॉट पजेस इनकम्प्लीट कार्डिनेजिस रिंग। जो कार्डिनेजिस रिंग सबसे पहली बात इनकम्प्लीट ही होती हैं, और किसके पास नहीं होती ये बता रहा। कह रहा है देखो ट्रेकिया, ट्रेकिया और इसके बाद कौन सी? ब्रोंकाई, इनके पास इनकम्प्लीट कार्डिनेजिस रिंग होती हैं। अब ब्रोंकाई 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तीनों के पास होगी क्या? रिंग। इसके पास भी होगी रिंग। इसके बाद आता है नंबर किसका? ब्रोंकियोल का, ब्रोंकियोल्स का। अब ब्रोंकियोल भी 2-3 प्रकार की होती हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो कोई भी ब्रोंकियोल्स हो उसके पास रिंग नहीं होती है। ठीक, तो ऑल टाइप ऑफ ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया हैव रिंग एंड नथिंग टाइप ऑफ ब्रोंकियोल्स नॉट हैव रिंग। ठीक, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल हो चाहे इनिशियल ब्रोंकियोल हो, कोई ब्रोंकियोल हो, इसके पास आपकी नहीं होती रिंग। ट्रैकिया के पास भी है और कोई भी ब्रोंकाई उसके पास भी है। तो कह रहा है नहीं है, किसके पास नहीं है? इसके पास और इसके पास, मतलब 2 ऑप्शन। In human contraction, which of the following muscle cause increase in the volume in thorax chamber? dorsal ventral axis में, मतलब dorsal ventral, सांस लो, मतलब dorsal ventral axis में कौन सा काम करेगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, है ना। और कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एंड पे, तो कहते हैं मसल ऑफ डायफ्राम, जिसे कहते हैं फ्रेनिक मसल, फ्रेनिक मसल। ठीक है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर वाला हो गया, ये dorsal ventral वाला हो गया। और ये तो कैसे है? ये एडिशनल मसल है आपकी, है ना। वी हैव एबिलिटी टू चेंज एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो हमारे पास सांस ज्यादा लेने और ज्यादा छोड़ने की कैपेसिटी होती है। जो कौन सी मसल हेल्प करेंगी? एब्डोमेन मसल्स और इंटरकोस्टल मसल। तो ये हो गया। आप तो इसका आपका जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में आपके जो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा वो कौन सी होती है? एक्सटर्नल वाली। और डायफ्राम की मसल कैसी होगी? इंटरनल। ये आपका पोस्टीरियो एंटीरियर पे बढ़ाएंगी, ठीक, वॉल्यूम को। फिल्ट्रेशन स्लिट बनाएगा, स्लिट पोर बनाएगा, और मेंटेन बाय द पोडोसाइट। ओके, सही है। लेकिन देखो आपको जो बोमन कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल हो गया, ठीक, बोमन कैप्सूल है। अब यहाँ पे आपकी ये क्या सी है? पोडोसाइट है। ये पोडोसाइट मैंने बना दी यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अब कहते हैं अब इसकी भी 2 साइड होती है, एक इनर वाली साइड और इसकी आउटर वाली साइड। तो आउटर वाली साइड को बोलते हैं पैराइटल, पैराइटल, ठीक है। कैसी होती है? स्क्वामस की होती है, तो पैराइटल स्क्वामस एपिथेलियम। और इनर वाली कैसी होती है? ये होती है विसरल, विसरल स्क्वामस एपिथेलियम। है स्क्वामस एपिथेलियम दोनों, लेकिन ये वाली लेयर पैराइटल, ये वाली विसरल। तो ये फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर बनाता है, वो थोड़ा जो स्पेस के कांटेक्ट में, ये वाले स्पेस के कांटेक्ट में कौन सी होती है? विसरल वाली, है ना। तो पोडोसाइट इन विसरल लेयर, बोमन कैप्सूल। स्लिट पोर हैव स्पेस, स्पेस मेंटेन बाय विसरल वाली, है ना, नॉट पैराइटल वाली। फोर्थ ऑस्मोलर, ये थोड़ा एनसीईआरटी से वैरी किया था, फिर भी याद रख लो आप इसको। यूसिनोफिल 2 से 3% होती है, ये न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, सही बात है, 60 से 65%। बेसोफिल 0 सबसे कम होती है, ये भी ठीक है। मोनोसाइट आपकी 6 से 8% होती है। ये क्या होता है? ये तो लिम्फोसाइट होता है, इतना परसेंट, है ना। तो इनकरेक्ट पूछा होगा फोर्थ ऑस्मोलर करेक्ट। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। देखो ये आपका सिस्टोल हो गया, नीचे वाला आपका क्या है? वेंट्रल, वेंट्रिकल, और ऊपर वाला एट्रिया। जब नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट से बता रहा, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर वाला रिलैक्स करता है। जब ये चीज ऊपर वाला रिलैक्स करेगा तो ब्लड फिल होगा, और इसकी जो बॉल कौन से? एट्रियो वेंट्रिकल बॉल, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइस्कस्पिड बॉल होंगे। नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोनों के दोनों बॉल राइट साइड के हो चाहे लेफ्ट साइड, दोनों के दोनों बॉल कैसे? क्लोज हो जाएंगे। तो एवी बॉल रिमेन क्लोज, सही बात है। ब्लड फिल्ड होगा किसमें? एट्रिया में, ये भी ठीक बात होगी। और 70 ml जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे वाला पोर्शन, तो 70 ml पंप्ड बाय ईच वॉल्यूम, जिसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट बीट ऑफ 1 मिनट की हार्ट बीट से, तो निकल के आता है कार्डियक आउटपुट।
तो ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। कॉमन पेसेज फॉर बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। यहां से सिस्टर डक्ट आती थी, यहां से कॉमन हेपेटिक डक्ट आती थी, दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। और यहां से पैनक्रियाटिक डक्ट आगे हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये पैनक्रियाटिक डक्ट होगी, ये कॉमन बाइल डक्ट होगी, ठीक। यहां से बाइल डक्ट, यहां पे हमारा गॉल ब्लैडर था, यहां पे आपका लीवर था, और दोनों हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहां होगी? ड्यूडेनम में, है ना। जो रेगुलेट कौन करेगा? इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो कैरी करेगी किसको? बाइल को एंड पैनक्रियाटिक जूस को। इवन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच, एडीएच देखो इसमें क्वेश्चन काफी लोग कंफ्यूज है। एडीएच को देखते ही लोग सोचते हैं कि आंसर डीजीटी होगा या फिर कलेक्टिव डिफ्यूजन, क्योंकि एडीएच जो हार्मोन है वो कंडीशनल एब्जॉर्प्शन कराता है कहां पे? या तो डीसीटी में या फिर कलेक्टिव डक्ट में। लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही है, कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एडीएच, चाहे एडीएच की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं 70% वाटर एंड 70% इलेक्ट्रोलाइट जो है एब्जॉर्ब हो चुके हैं कहां? पीसीटी में ही। बाकी जो बचे हैं वो कंडीशनल है भाई, कंडीशनल, वो डीसीटी और कलेक्टिव में होता है, नो डाउट इसका इफेक्ट यहां पे है। तो कहते हैं इवन प्रेजेंस ऑफ एडीएच द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर इन पीसीटी, सारे 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया पीसीटी में, और 70% वाटर और 70% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो चुका कहां? पीसीटी में। तो कंफ्यूज मत होइएगा यहां पे, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे दोनों ऑप्शन सही करो। आर द फॉलोइंग मसल इनवॉलंटरी फंक्शन एक्सेप्ट, इनवॉलंटरी फंक्शन दो प्रकार की मसल थी, कार्डियक और आपकी स्मूथ मसल, ठीक है। तो मसल ऑफ स्टमक वॉल हो चाहे मसल ऑफ एब्डोमिनल वॉल हो, दोनों के पास क्या है? स्मूथ मसल होगी, जो कि कैसी है? इनवॉलंटरी फंक्शन की है, ठीक है। कार्डियक मसल भी कैसी होती है? इनवॉलंटरी फंक्शन की। लेकिन मसल ऑफ लिम्ब में क्या होती है? स्केलेटल मसल, है ना, स्केलेटल मसल जो कैसी होती है? वॉलंटरी फंक्शन की। और पूछ क्या रहे हैं? इनवॉलंटरी फंक्शन एक्सेप्ट दिस। आगे बढ़िए। Which of the following bone human body are involved in the formation of pivot joint, है ना, एटलस एंड एक्सिस वाला, फीमर एंड टिबिया, इसके पास तो ये वाला है, नी जॉइंट है ये, है ना, फीमर एंड टिबिया के नी जॉइंट। कार्पस है, मेटाकार्पस ऑफ थंब, ये सैडल जॉइंट है, ठीक है। रेडियस एंड ह्यूमरस, ये रेडियस होगी और ये अल्ना होता है और ये ह्यूमरस होता है। ये वाला कौन सा है? एल्बो जॉइंट है, टाइप ऑफ हिंग जॉइंट, ठीक। ये खूटा संधि बोलते हैं, इसको कब्जा संधि बोलते हैं, ज्यादा हिंदी नहीं पता हमें फिलहाल। एटलस एक्सिस के बीच पाइवट जॉइंट, रटा रटा क्वेश्चन है ये। कॉकरोच एलेक्ट्रा या कहते हैं टैगमिना, ठीक है, या कहते हैं फोर विंग, ठीक है। तो फोर विंग मीजोथोरेसिक विंग होता है, चाहे मीजोथोरेसिक विंग हो चाहे मेटाथोरेसिक विंग, लेकिन निकलता तो थोरैक्स से ही है ना। सिंपल ही क्वेश्चन था, थोरैक्स रीजन से निकलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे तब होता है जब दोनों को ऑप्शन में ला के, एक मीजोथोरेसिक विंग होता है, एक मेटाथोरेसिक विंग होता है, तब पूछते हैं इलेक्ट्रा क्या है। तो क्या होता है इलेक्ट्रा? टैगमिना, मीजोथोरेसिक विंग, ठीक है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके पास है? आपके सेलुलोज के पास। स्टार्च के पास, स्टार्च की दो फॉर्म होती हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज के पास अल्फा 1,4 लिंकेज होगी, और जो एमाइलोपेक्टिन वाली होगी उसमें अल्फा 1,4 प्लस अल्फा 1,6 दोनों होती हैं। और इसमें अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 दोनों होगी, क्यों? एमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और इसके पास क्या होगा? बीटा वाला, वो कौन सा? 1,4 वाला। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। रिवीजन भी हो गया बाकी सारे। मेंस्ट्रुएशन ट्रिगर करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ट्रिगर करेगा। कह रहा है एब्रप्ट डिक्लाइन अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेटेड बाय किसके? ओवरी, सेकेंडरी साइड, ओवरी से निकलेगा भाई, है ना, फॉजिकल यहां से थोड़ी निकलेगा। तो मेंस्ट्रुएशन को ट्रिगर कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कहां से निकलता है? ओवरी से। क्रोमोसोम नंबर इन द म्योसाइट ऑफ बटरफ्लाई कितना? 380। याद करा दें क्या? बाकी जितने भी सारे एनसीईआरटी में, चलो करा देते हैं। हमें 8 मिला था और 12 मिला था, ये डाटा मिला था। इसके बाद 20 और 24 वाला ये डाटा मिला था। इसके बाद मिला था 42 और 46 वाला, ठीक है। इसके बाद मिला था 38, 48 और 78, ठीक है। 1, 1, 8, 3 और 4 मिला के हो गया 7, तो 38, 48, 78 मिला था। इसके बाद मिला था 380 और मिला था 1260। इतने सारे क्रोमोसोम की डाटा मिले थे हमें, ठीक है। एक और मिला था बीच में यहाँ 32 और 34, ठीक। तो इतने सारे क्रोमोसोम देखो 8 और 12, ये भी फ्लाई के पास है, ये भी फ्लाई है। ये फ्रूट फ्लाई, ये हाउस फ्लाई है। अब कंफ्यूज है कौन सी वाली फ्रूट फ्लाई, कौन सी हाउस फ्लाई। हमें ज्यादा देखने को कौन सी मिलती है? हाउस फ्लाई। तो ये वाला हाउस फ्लाई, ये वाली फ्रूट फ्लाई। 20, 24 दोनों के दोनों खाने वाली चीजें हैं। ये आपकी मेज है और ये आपका राइस है। दोनों में ज्यादा कौन खाते हैं? राइस खाते हैं।
है ना। तो राइस ज्यादा खाने वाली चीज में ज्यादा क्रोमोसोम, मतलब 24। याद करने का तरीका कोई रूल नहीं है बस। तो 20 24 32 34, ये ऑनियन है, ये एप्पल है। अब ऑनियन एप्पल में क्या ज्यादा खाना पसंद करेंगे, एप्पल, तो ज्यादा वाला क्रोमोसोम ज्यादा वाले के पास, है ना। तो 32 34 हो गया। 42 और 46, 46 तो आपको पता ही होगा ह्यूमन के पास है, और 42 किस पास, रेड के पास होता है। और 38 48 फेमिनिन, ये कैट होती है, ये डॉग होता है, ठीक है। दोनों आपस में साथ साथ रख देंगे तो लड़ाई हो जाएगी दोनों की, इसलिए बीच में मैंने क्या रख दिया, पोटैटो रख दिया, है ना। पोटैटो बीच में रख दिया ताकि इनकी लड़ाई ना हो बीच में। याद करने का तरीका है। तो 38 कैट, 48 पोटैटो और 78 डॉग, ठीक है। और 380 बटरफ्लाई, 1260 ऑब्लिक ब्लॉसम एक्वाटिक, पूरा याद हो गया आपका पूरा। कह रहा है कि ए रिसीव फ्रॉम डक्ट ऑन सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा बाय एक्सक्रीटरी डक्ट, है ना। Basal deferens receive a duct from seminal vesicle and open in the urethra by excretory duct. Second option very correct. During the embryonic development, the body of the fetus covered by a fine hair. मतलब body hair का पूछ रहे हैं, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में बनते हैं, मतलब एंड ऑफ 6 मंथ, है ना। एंड ऑफ 6 मंथ में पूरा याद करा दें क्या, चलो याद करा देते हैं। एंड ऑफ फर्स्ट मंथ में हर्ट बना था, एंड ऑफ सेकंड मंथ में आपकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया बने थे और लिम्स बने थे, सॉरी लिम्स बने थे एंड ऑफ सेकंड मंथ में। और एंड ऑफ थर्ड मंथ में जो आपकी लिम्ब और डिजिट्स बनी है उनका डेवलपमेंट हुआ था और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना था। एंड ऑफ फिफ्थ मंथ में फर्स्ट फाटल मूवमेंट, मतलब पहली बार लात मारी थी माँ के पेट में, जो पहली बार लात बच्चा ही मारता है, तो फर्स्ट फाटल मूवमेंट कहते हैं, कहाँ हुआ था, एंड ऑफ फिफ्थ मंथ में, और सर के बाल आए थे उसकी, ठीक। और एंड ऑफ सिक्स मंथ में उसकी आईलिड सेपरेट हुई थी, आईलिसिस बन गए थे और आपके बॉडी में पूरे हेयर आ गए थे, ठीक है। ये पूरा हो गया। और 9th मंथ में आपका डिलीवरी हो जाएगा, मतलब हैप्पी बर्थडे, ठीक। तो आपका एंड ऑफ, हाँ बॉडी हेयर कहाँ बनेगी, एंड ऑफ 6 मंथ, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर। रिवीजन भी हो गया भाई। क्या बचा होता फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज बताया। जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वॉर्ड्स, दोनों के दोनों वायरल हैं, ये भी वायरल है, ये भी वायरल है। ये आपका प्रोटोजोन है और ये आपका बैक्टीरियल है, ठीक है। आंसर आएगा कौन सा, फर्स्ट आंसर। अब जेनिटल हर्पीस, ये होता है कौन सा, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस, है ना, HSV, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस, HSV वायरस। और जेनिटल बर्ड से होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। क्लेमाइडियासिस, ये होता है आपका क्लेमाइडियासिस और ये ट्राइकोमोनस, ये होता है वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस, एक प्रकार का प्रोटोजोन है, ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस, ठीक है। और ये होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमोटिस, इसका बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया ट्राइकोमोटिस, ठीक। तो बैक्टीरिया डिसीज सिर्फ एक ही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लिखते बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने बता दिया बस। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस से रिपोर्ट किया गया पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी, लेस देन 2%, लेस देन 2%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में कितना, है ना, 100 में कितना, तो 100 में 2, तो 1000 में एक जीरो बढ़ा दो, यहां बढ़ा दो 1000 में 20, ठीक है। तो 20 आउट ऑफ 1 बनेगा। परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। और पीपीटी 1000 में कितना होता है पीपीटी, और 10 की पावर 6 में कितना होता है पार्ट्स पर मिलियन, और 10 की पावर 9 मतलब पार्ट्स पर बिलियन, ठीक। द एक्सटेंट इन होमोनिड लाइक नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया से लगभग 1 लाख से 40,000 की पहले कौन सा अच्छा से पूछ रहे, देखो एक ही रख लो, हैंस HENS रख लो। जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक मैन था वो कौन था, होमो हैबिलस। तो ये हैबिलस, ये इरेक्टस, ये निएंडरथैलिस और ये सेपियंस। तो होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, निएंडरथैलिस और होमो सेपियन सेपियंस, ये आए थे लगभग आपके 15 मिलियन ईयर अगो, ये लगभग आए थे आपके 10 मिलियन ईयर अगो, और ये आए थे लगभग 1 लाख से 40,000 मिलियन ईयर अगो, और ये आए थे लगभग 25,000 साल पहले। कौन से, होमो सेपियन सेपियंस। ये आपका पूरा एवोल्यूशन हो गया एक तरह से। फर्स्ट ह्यूमन, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सेपियन निएंडरथल और होमो सेपियन सेपियंस। तो 1,40,000 पहले जो आए थे कौन से हैं, निएंडरथैलिस वाले। और ये कहां से आया था, ये आया था अफ्रीका से, होमो सेपियन सेपियंस। और ये कहां से, ईस्टर्न एशिया, ठीक है। तो निएंडरथैलिस वाला, निएंडरथल मैन। प्लाइकोसेरस, याद करने का भाई, प्लाइकोसेरस वर इवॉल्व फ्रॉम साइनेप्सिस, है ना। अब देखो थोड़ा सा बता देते हैं आपको, हल्का सा बताएंगे, ज्यादा नहीं। एवोल्यूशन ऑफ बर्ड एंड मैमल्स का हुआ कैसे एक्चुअली में, जो कहते हैं टेट्रापोड, एम्फीबिया, बर्ड, मैमल्स, है ना, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स। तो रेप्टाइल से ही बर्ड बनी
और रेप्टाइल से ही मैमल्स बने। ऐसा नहीं कहना कि बर्ड से मैमल बने, क्योंकि नॉर्मली हम पढ़ते हैं टेट्रापोड में एम्फीबिया, इसको रेप्टाइल्स, फिर बर्ड और मैमल्स। तो रेप्टाइल से ही ये बने और रेप्टाइल से ही मैमल्स बने। तो रेप्टाइल से ऑरिजिन किसकी हुई? मैमल्स की और बर्ड्स की। पहली बात ये जान लो, ठीक है। तो कोई कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आपके बने थे सोरोसिस, सोरोप्सिस, ठीक है, सोरोप्सिस, ठीक है। और यहां पे बने थे आपके साइनेप्सिस, साइनेप्सिड्स, ठीक है। इसके बाद यहां पे बने थे आपके प्लाइकोसेरस, प्लाइकोसोर्स, फिर बने थे थ्रैप्सिड्स, ठीक है, थ्रैप्सिड्स। तो साइनेप्सिस, यहां पे थ्रैप्सिड और यहां पे प्लाइकोसोरस। अब थ्रैप्सिड जैसे बन गया और यहां से बन गया आपके मैमल्स, बन गए मैमल्स। और इसके बगल में जो सोर्सेस बने, यहां पे बने पहले थ्रिकोडोंट, फिर बने डायनासोर्स। डायनासोर्स के बाद आपके बने टर्टल, टर्टल और टर्टल स्नैक वगैरह है ना, क्रोकोडाइल वगैरह। तो ये इवोल्यूशन हुआ और जैसे यहां पे लास्ट में बने फिर बर्ड। तो बर्ड यहां से ऐसे बनी, मैमल्स यहां ऐसे बने। तो कह रहा है प्लेकोसोरस मतलब ये इवॉल्व फ्रॉम कहां से? साइनेप्सिस से, साइनेप्सिस से इवॉल्व हुए, ठीक है। इवॉल्व टू थ्रैप्सिस, है ना, थ्रैप्सिस। ये सोरोसिस ये वाला है, थ्रिकोडोंट, थ्रिकोडोंट यहां बने थे, तो डेवलपमेंट हो गया। याद करना आपको बस, और कुछ नहीं। और लगभग ये 350 मिलियन एगो की बात है ये भी आपको। अच्छा जी, ठीक है। एनालॉजी, निमोनिया किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया एंड ह्यूमरस इन्फ्लुएंजासी एल्वेलाई में अटैक करेंगे, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको बेकार कर देंगे, है ना। और कॉमन कोल्ड वायरल डिसीज है, ग्रुप ऑफ आरएनए वायरस, कोरोना वायरस, जैसे राइनो, कोरोना वायरस भी राइनो वायरस था, कॉमन कोल्ड भी राइनो वायरस है, मतलब आरएनए वायरस है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ राइनो वायरस कॉमन कोल्ड और कॉज करेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, मतलब नोज को इन्फेक्ट करेगा, अपर रेस्पिरेटरी पैसिव को इन्फेक्ट करेगा, मतलब एल्वेलाई को इन्फेक्ट नहीं करेगा ये। और ये एल्वेलाई मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, निमोनिया, ठीक है। ये बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 184। चूज द करंट प्रेजेंटेशन मार्सुपियल रेडिएशन। मार्सुपियल बोलो, ये ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस बोलो। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये पता क्या शो करते हैं? ये कोर्स शो करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन, टाइप ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जिसमें याद करना है आपको बॉम्बार्ड, सुगर ग्लाइडर एंड वेडिकोट, ये सबके हैं मार्सुपियल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। लेकिन ये क्या है? ये प्लेसेंटल है, ये प्लेसेंटल मैमल है, लीमर्स। तो ऑड हो गया यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नीड में नहीं आएगा, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मतलब सेल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाता था, और जैसे टी लिम्फोसाइट यहाँ पे हो गया। मैक्रोफेजेस सेलुलर बैरियर ऑफ इम्यूनिटी होती है ना। इंक्लूड ओपियाट्स, मतलब निकोटीन, कोडीन, नशीले पदार्थ, ये सब ओपियाट्स होते थे, ठीक है। एंटी टिटनेस इंजेक्शन पेशी इम्यूनिटी कुछ करेगा, ठीक है। तो AH3, AH3 एक ही ऑप्शन में, AH3 देखो, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट, 186। ये क्या है भाई? ये आपको प्लाज्मिड है, PVR 322 है, प्लाज्मिड है। ये एम्ब्लिन रेसिस्टेंट जीन दिया, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन दिया है। अब कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट, इफ रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, मतलब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी है किसमें? इसमें। मतलब अब जीन ऑफ इंटरेस्ट ये तो यहाँ पे लगा देंगे या फिर यहाँ पे लगाएंगे। अब पूछ रहे कहाँ पे लगाइए? देखो एक चीज जान लो, अगर हमने इस वाले में कुछ छेड़छाड़ी करी, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया, तो ये चीज बेकार हो जाएगी, मतलब ये रेसिस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब उस वाले मीडियम में ये मर जाएगी। अगर यहाँ पे छेड़छाड़ी करी तो ये वाला ग्रो नहीं करेगा, मतलब टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएगा। एम्पिसिलिन में छेड़छाड़ी करेंगे तो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। अब कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन ग्रो एम्पिसिलिन में, एम्पिसिलिन में तो ग्रो कर रहा है, मतलब इसमें हमें छेड़छाड़ी नहीं करी होगी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे हमने लगा दिया क्या? जीन ऑफ इंटरेस्ट। और क्वेश्चन पूछ ही रहे यही कि हमने इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लगाया है? यहाँ पे लगाया है। क्यों यहाँ पे लगाया? तो ये वाली साइड होगी बेकार। अब एम्पिसिलिन में तो ग्रो करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में, ये एम्पिसिलिन में ये वाला ग्रो करेगा और ये, लेकिन इसकी डेथ हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे छेड़छाड़ी करेगी, तो या तो आंसर होगा टी या फिर आंसर होगा एस, टी या फिर एस। टी दिया, ठीक। Which of the following enzyme not use extraction of DNA from bacteria? अब बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगी, ठीक है। इसकी सेल वॉल को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए पहले क्या? लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर हमें प्रोटीन, साइटोप्लाज्म वगैरह मिलेगा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या? प्रोटीएज। तो ये भी चाहिए। हमें डीएनए निकालना है, मतलब डीएनए का यूज नहीं करेंगे हम, बाकी हर चीज का हमें डिजोल्व करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डीएनए पढ़ा है यहाँ पे इसके लिए। और राइबोन्यूक्लियेज को भी यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें आरएनए को भी हटाना है, ठीक है।
लेकिन काइटिनेज का यूज नहीं करेंगे, क्यों? ये फंजाई में चाहिए, क्योंकि फंजाई की शैलवाल किसी में नहीं होती है, काइटिन की, तो इसमें काइटिनेज कोई यूज ही नहीं है ना। बाकी सब ठीक है हमें। अगर यहाँ पर डीएनएज होता तो डीएनएज भी आंसर होता। वेक्टर यूज टू ट्रांसफर जीन को ट्रांसफर करने के लिए पेज एसिडेंट टोबैको प्लांट बनाने के लिए हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं, है ना। अगर वो मॉडिफाइड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाला हो तो और अच्छी बात है, क्यों? ट्यूमर इंड्यूस कराएगा, मतलब ट्यूमर बनाएगा, मतलब हमें कॉपी बनानी नहीं पड़ेगी, मतलब पीसीआर कराने नहीं पड़ा हमें, ठीक है। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है मॉडिफाई वाला, इसको हम जीन में ट्रांसफर में यूज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है, ठीक है। ये आपका ये डीएनए हो गया, लिंकर डीएनए हो गया, ठीक। और ये आपकी H1 हिस्टोन होगी, H1 हिस्टोन होगी इधर, और ये आपकी हिस्टोन ऑक्टोमर हो गया, हिस्टोन ऑक्टोमर ऐसे बने हो गए, 2 3 4 और 4 पीछे लगी होंगी। तो कहते हैं H2A, H2B, H3 और H4, ये 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए, 2 इसके ले लिए, 2 इसके ले लिए और 2 इसके ले लिए, बन गया हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। तो A हिस्टोन ऑक्टोमर, B डीएनए, H1 हिस्टोन, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करेगा H1 हिस्टोन, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये तुम्हारा डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है और प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज होती है, ये अलग चीज होगी आपकी। इनकरेक्ट कह रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो अंडाशय डीएनए होगा काफी भारी होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो काफी भारी होगा, भाग नहीं पाएगा बेचारा, ठीक है, तो पीछे रह जाएगा। तो अंडाशय डीएनए फ्रेगमेंट लाइकली टू मूव लीस्ट डिस्टेंस, है ना, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो सही हो गई ये बात। एनी पीस ऑफ डीएनए वेन लिंक टू ओआरआई, मतलब किसी प्रकार को जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आप ओआरआई से अटैच करते हैं तभी उसकी कॉपी बनाने के लिए ओआरआई से अटैच होना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस कैन बी मेड इन रेप्लिकेट, है ना, रेप्लिका बनाना है तो रेप्लिकेट विद इन द हॉस्टल रेप्लिकेट करेगा, अगर ओआरआई से अटैच नहीं हो पाया तो रेप्लिकेशन नहीं करेगा, याद रखिएगा, तो ये भी जरूरी है। ई कोलाई ब्रेक करेगा बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस को नहीं, ये बॉन्ड कर देगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्योंकि एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियेज है ना, शुगर बेस के बीच नहीं लड़ेगा, ये मतलब हो गया आपका। पीसीआर इंक्लूड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, सही बात है ना, एलिजा टेस्ट वगैरह और डिटेक्शन ऑफ डिसीज मैनी पीसीआर यूज करेंगे, उसको देख लेंगे। चूज और देखना है ऑर्बिटल टू रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स, रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक मतलब ऐसी दवाई जो प्रोटीन की बनी होती है और डिफरेंट प्रकार की बीमारी को सही करने में यूज होती है। तो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक इज ए प्रोटोनेशियस मेडिसिन बोलते हैं, प्रोटोनेशियस मेडिसिन है ना। तो एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन का होता है, एस्ट्रोजन स्टेरॉइड होता है ना, तो ये नहीं होगा, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है एक प्रकार से। तो किसी ना किसी चीज को क्योर करेंगे ना, ये एफएसएच है, ये सोमेटोस्ट्रोफिन है, प्रोटीन ये स्टेरॉइड है ना, तो आपका ये ऑड हो गया। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक प्रोटीनियस मेडिसिन होती है, आप इतना याद रख लो। तो द टेक्निक यूज्ड टू गेट प्योर लॉन, अगर प्योर लॉन को डेवलप कराना है तो हम इनब्रीडिंग कराएंगे, अगर हाइब्रिड बनाना है प्योर लॉन में बना के डिफरेंट 2 डिजायरेबल जीन को पैदा करना है अगले आने वाली जनरेशन में, तो आउटब्रीड करा लो, इंटरफेरेंस हाइब्रिडेशन करा लो, आउट क्रॉसिंग करा लो। लेकिन अगर प्योर लॉन डेवलप करना है, जैसे कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल बी, अगर आप चाहते हो कि हमेशा कैपिटल बना रहे तो इनकी इनब्रीड कराते रहो आप, है ना। लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है इसमें, एक बस ये ड्रॉबैक है, बाकी फायदा ये है कि प्योर लॉन डेवलप करने में इनब्रीडिंग का यूज करते हैं। बेनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में स्प्रेड नहीं करता है, मतलब ये इजीली सीजर के द्वारा हम इसको सही करा सकते हैं, है ना। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो खतरनाक होता है, फॉटल होता है, वो अगर यहाँ पर ट्यूमर है अंदर तो टूट के दूसरी जगह चला जाएगा, फिर वहां भी ट्यूमर बना देगा, मतलब स्प्रेड उसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये बिनाइन का मतलब है बिना डेंजर के, और मैलिग्नेंट का मतलब है तो मार डालेगा वो, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो सो प्रॉपर्टी ऑफ कंटेक्ट इन्वेशन नहीं भाई, वो क्या करता था मेटास्टेसिस ना, प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट को कहते हैं मेटास्टेसिस ना, प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल मतलब कैंसरस सेल कहते हैं मेटास्टेसिस, जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास ही होती है, इसके पास नहीं होती है। रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, ये भी ठीक है, उसी जगह बना रहेगा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नीचे माइग्रेटरी वाला लिखा था ना, मैलिग्नेटरी, तो मैलिग्नेंट नहीं होगा ये। टॉक्सिन आर्गन रेजिन H4 कोई है, H4 जो ऑप्शन में, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, H4 ड्रग एल्किलॉइड लैक्टिन्स, है ना, तो लैक्टिन्स कन्क्लोवेन हो गया, तो DH3, तो DH3 इधर, DH3 इधर भी है। और इसके देख लेते हैं ड्रग क्या है, मॉर्फिन कोडीन, एल्किलॉइड मॉर्फिन कोडीन होते हैं, और ड्रग आपकी मॉर्फिन कोडीन, है ना, ब्लोब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। मॉर्फिन कोडीन आपके क्या होते हैं, एल्किलॉइड तो होते हैं, प्लस लगा दिया मैंने, है ना, मॉर्फिन कोडीन एल्किलॉइड होते हैं आपके, ठीक है, और ड्रग होते हैं ब्लोब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। तो VH1
तो V=1 CH2 है ना 4000 मिली कैरेट। 195 देख लेते हैं। which of the following is not a dioecious organism। dioecious मतलब hermaphrodite बोलो, bisexual बोलो। जनरली इनिशियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनिशियल एनिमल होते हैं, वो बाइसेक्सुअल ही होते थे। तो एस्केरिस डायोसियस है, वॉचेरिया भी डायोसियस है, आपका ये एकानोडर्मिटा है, ये आपका एस्केलमिंथीज है, टिनोप्लाना। ये पहली बार ऐसा था जो कैसा था, मतलब ये तो इनिशियल है काफी, है ना, तो डायोसियस होगा, मतलब मोनिसस होगा, मतलब मोनस तुम्हारा ये एक ही पेरेंट्स के अंदर मेल होगा और उसी के अंदर फीमेल होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। ऑक्टोपस हायर ऑर्गेनिज्म है, तो ये इसके मेल फीमेल अलग होंगे, इसके मेल फीमेल अलग होंगे, है ना। ये आपका बाइसेक्सुअल है, बाकी सारे यूनिसेक्सुअल है। डायोसियस का मतलब क्या होता है, डायो मतलब होता है टू, इससे मतलब होता है होम, मतलब टू होम। होम किसके, मेल वाला अलग फीमेल अलग। मोनिसस मतलब सिंगल होम, मोनोइसियस इसी में मेल इसी में फीमेल। अब कैसे होगा, यूनिपेरेंटल बोलो, बाइसेक्सुअल बोलो या मोनोइसियस बोलो, इसको बाइपेरेंटल बोलो, यूनिसेक्सुअल बोलो या डायोसियस बोलो, है ना। काफी सारे टर्म होते हैं। इसको हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, इसको हेटेरोथैलेपिक भी बोल सकते हैं, इसको होमोथैलेपिक भी बोल सकते हैं। 4-5 प्रकार के नाम होते हैं, मतलब वही होता है। एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश, बोनी फिश होती है, एक्वेरियम में है, एक्वेरियम नहीं फ्लाइंग फिश होती है, एक्जोसीटस बोनी फिश है। स्कोलेडन कार्टिलेजिनस फिश होती है, डॉग फिश। गोर्गोनिया सी फैन होती है, सही बात है, सिलेंट्रेट होता है। एप्लिसिया सी हेयर होता है, सी माउस नहीं, सी हेयर, ठीक। अच्छा गलती पूछा था ना, हम तो याद करके आए थे इसलिए हमने लगा दिया, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। विद रिस्पेक्ट टू मैच कर रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ऐसी लगा दिए भाई। इतनी बार पेपर बनाते हैं वो सब प्रैक्टिस हो जाता है। चलो भाई देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स देखना है। बोलस मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, मुंह में चबा रहे हैं, है ना, तो मुंह में चबा के जो हम अंदर निकलते हैं उसको बोलते हैं बोलस। फिर अंदर पेट में जब उसका काम हो जाएगा उसको बोलते हैं कायम। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसको बोलते हैं कायल। तो बोलस फिर कायम फिर कायल। तो बोलस अभी कहाँ, बक्कल की अवधि से निकल के आया है। कह रहा है कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब होता है स्प्रेड, स्प्रेड बोलो या ट्रांसफर बोलो, ठीक है। फ्रॉम फेरेंक्स टू ऑइसोफेगस बाय पजेज प्रोसेस, प्रोसेस को बोलते हैं ड्यूक्लिएटेशन, मतलब निकलना, सही बात हो गया। ईच ऑफ एडल्ट ह्यूमन कंटेन 16 हेटेरोडॉन, थीकोडॉन, थीकोडॉन मतलब सॉकेट जॉन, सॉकेट बोन से अटैच हो, मतलब गहराई में काफी नीचे तक दबे हो, है काफी लगे हो, उसको कहते हैं थीकोडॉन टी। तो 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल 32 चीज होते हैं। ईच जॉ की बात कर रहा था, ये भी ठीक हो गया। न्यूक्लियोसाइडेज आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस इन एक्टिव फॉर्म, नहीं गलत बात है। पैनक्रियाटिक जूस में आपकी न्यूक्लियेज होता है, न्यूक्लियेज, लेकिन न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज ये सेकंड इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, मतलब इंटेस्टाइनल जूस का। तो ये गलत हो गया आपका। तो ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। 198 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ओके। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एआरटी एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर को करेंगे आईसीएसआई। बाकी देखो आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें हम मेल गैमेट को ट्रांसफर करेंगे, इसमें भी मेल गैमेट को ट्रांसफर करेंगे इन विवो कंडीशन में, इसको भी फीमेल गैमेट को ट्रांसफर करेंगे, ये भी इन विवो। लेकिन इन विट्रो ये आईसीएसआई क्या इन विट्रो है, मतलब अगर टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, ठीक है, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को क्या कराएंगे, फ्यूज कराएंगे। अगर अपने आप फ्यूज कर गया तो अच्छी बात है, अगर अपने आप फ्यूज नहीं किया तो हम जबरदस्ती करा देंगे। जबरदस्ती कैसे करा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, किसमें, फीमेल वाले को, है ना। तो कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो कहते हैं इंक्यूबेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन जब कराते हैं, यहाँ पे अपने आप कर लिया, लाइब्रेट बना दिया, अच्छी बात है। अगर अपने आप नहीं किया तो हम ऐसे से करा देंगे ये काम, ठीक है। अब अप टू 8 सेल है तो हम फैलोपियन ट्यूब में करा देंगे, मतलब जिप्ट करा दिया, और मोर देन 8 है तो आईयूटी करा दिया, मतलब ट्रांसफर करा दिया, किसमें, यूटेरस में करा दिया। तो इन विट्रो किसमें आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। 199 ओवर सिग्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में अगर है तो कहते हैं एक्रोमेगाली, है ना, ओवर सिग्रेशन एडल्ट में अगर है तो। अगर चाइल्ड में तो कहते हैं ग्रे कंडीशन, मतलब अगर हम बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो हमारी बॉडी भीमिका हो जाएगी, भीमिका मतलब बड़ी हो जाएगी, तो कहते हैं गिगांटिज्म। अगर हम बड़े हो चुके हैं, 18-20 साल के हो चुके हैं, अब निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा, तो हमारी बॉडी कैसी होगी, एक्रोमेगाली बोलते हैं इस कंडीशन को। अब आ जाओ ये ओवर सिक्रेशन में, अब कहते हैं अंडर सिक्रेशन। अंडर सिक्रेशन में क्या होता है, अगर चाइल्ड में अंडर सिक्रेशन हो रहा है तो हो जाता है डॉर्फिज्म, ठीक है, बोना बोलते हैं, मतलब ये मेंटली अच्छे होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। अगर आपके बड़े हो गए हैं तब निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन कम, तो कहते हैं साइमंड, ठीक है, ध्यान रख लो। ओवर सीक्रेशन इन एडल्ट तो एक्रोमेगाली, चाइल्ड तो गिगांटिज्म। अंडर सीक्रेशन इन चाइल्ड तो डॉर्फिज्म, एडल्ट में तो साइमंड। और केराटिनिज्म तो ये आपका वो वाला है ना, दूसरा थायरोक्सिन वाला है ये,
लास्ट क्वेश्चन भाई, इन द रेस्टिंग न्यूरॉन, ये न्यूरॉन होगी आपकी, ठीक है। इन जनरली रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप चलते हैं ना, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। 3 सोडियम बाहर आएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। और एक्शन में क्या होता है, एक्शन पोटेशियम में क्या होता है, सोडियम आयन जो होते हैं ना काफी तेजी से अंदर आते हैं, इनकी परमेबिलिटी बहुत तेज फास्ट हो जाती है। तो रेस्टिंग मैन में इन जनरली सोडियम की परमेबिलिटी ऑफ सोडियम जनरली नेग्लिजिबल होती है, लेस होती है ना, पोटेशियम भी ज्यादा होती है उससे। तो रेस्टिंग न्यूरॉन एक्सॉन मेम्ब्रेन मोर परमेबल होता है किसके लिए, पोटेशियम के लिए, लेस परमेबल होता है किसके लिए, सोडियम के लिए। लेकिन जब एक्शन होता है तो मोर हो जाता है सोडियम के लिए और इम्परमेबल हो जाता है पोटेशियम के लिए। इसके बाद होता है रिपोलराइजेशन, तो पोटेशियम बाहर आ जाएंगे, ठीक। तो याद रख लो ये रेस्टिंग है, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर, ठीक। और जब एक्शन आ गया तो सोडियम अंदर आ गया, भर अंदर से एकदम भर गए, ठीक है। और रिपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर, तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।